स्टूडेंट्स, मैं संचिता जैन मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12th तक के सारे कोर्सेज प्रोवाइड कराए जाते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको मिलेगी क्वालिटी एजुकेशन, वो भी एकदम फ्री। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो देर किस बात की, आइए और जुड़िए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। तो आज के इस सेशन में मैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र में वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में आपको एक कंप्लीट रिवीजन प्रोवाइड कराने वाली हूं। तो इस सेशन से जुड़े रहिए, जानेंगे हम वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका परिचय कि वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का परिचय, जिसमें सबसे पहले दिया गया है कि वैश्वीकरण क्या है। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे कि वैश्वीकरण क्या है और वैश्वीकरण के मुख्य अंग कौन कौन से हैं। उसके बाद हम वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की क्या भूमिका होती है उसके बारे में जानेंगे। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका के बाद जो है ये जानेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली क्या होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि वैश्वीकरण एवं बाजारों का एकीकरण क्या होता है। वैश्वीकरण और बाजारों का एकीकरण आपस में एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन कौन से कारण हैं, ऐसे कौन कौन से रीजन है जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को संभव बनाते हैं या वैश्वीकरण की प्रक्रिया में उनका योगदान है। उसके बाद आगे हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या है, विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कब ये बना, कैसे बना, क्यों बना, क्या इसके उद्देश्य हैं, कौन इनका अध्यक्ष है, इसकी कार्यप्रणाली और विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद हम पहुंचेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था में वैश्वीकरण का योगदान, या भारत में वैश्वीकरण क्यों आया, भारत में वैश्वीकरण की क्या जरूरतें हैं, भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव हैं, क्या सकारात्मक प्रभाव हैं, क्या नकारात्मक प्रभाव हैं। और आखिर में हम देखेंगे 1991 का आर्थिक सुधार, भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी, भारत में आर्थिक सुधार कब हुए, कैसे हुए और कौन कौन से वो आर्थिक सुधार थे जो भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए किए गए। इसमें हम जानेंगे आर्थिक सुधार का अर्थ, आर्थिक सुधारों के उद्देश्य और आर्थिक सुधारों की कुछ मुख्य विशेषताएं। इन सब के बारे में आज के चैप्टर में हमें जानना है और अंत में हम जानेंगे, अभी तक हमने क्या देखा कि वैश्वीकरण क्या है, भारत में वैश्वीकरण के प्रभाव क्या हैं। अब हम देखेंगे कि वैश्वीकरण का एक आम आदमी पर, आप और हम पर क्या प्रभाव पड़ता है, या अभी तक वैश्वीकरण के कारण आम आदमी पर क्या प्रभाव देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन एक कंप्लीट रिवीजन के साथ। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। तो यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय व एकीकरण किया जाता है। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण में कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं, वैश्वीकरण में मुख्यतः क्या होता है, एक देश से दूसरे देश तक तकनीकी का संचार होता है, परिवहन के माध्यम से उद्योगों में जो उत्पादन हो रहा है उसका परिवहन के माध्यम से आयात और निर्यात किया जाता है। इस तरीके से वैश्वीकरण के माध्यम से दो देशों या कई अन्य देशों की अर्थव्यवस्थाओं को आपस में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विश्व की विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का समन्वय एवं एकीकरण किया जाता है। अब आगे आप देखते हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, कैसे कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होती हैं, या कई देशों की अर्थव्यवस्था का कैसे एक दूसरे के साथ इंटीग्रेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वैश्वीकरण के अंतर्गत पूंजी,
वस्तु तथा प्रौद्योगिकी का निर्बाध रूप से एक देश से दूसरे देश में प्रवाह होता है। किन किन चीजों का? पूंजी का हो रहा है, वस्तु का हो रहा है, प्रौद्योगिकी का हो रहा है, और वो भी किस तरीके से? बिना बाधा के, बिना किसी व्यापारिक अवरोध के एक देश से दूसरे देश में जब पूंजी का, वस्तु का और प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी का बिना बाधा के प्रवाह हो, बिना बाधा के एक जगह से दूसरी जगह ये चीजें जाएं, तो उसे क्या कहा जाता है? वैश्वीकरण कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको दो छोटी छोटी डेफिनेशन मैं बता देती हूँ, जैसे कि निवेश क्या है और विदेशी निवेश क्या है। इन डेफिनेशन को जानने से आपको क्या मिलेगा कि आगे जो भी चीजें आप पढ़ेंगे वो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगी। जब भी आप कोई भी चीज पढ़ने बैठते हैं तो सबसे पहले उस चैप्टर की आपको टर्मिनोलॉजी जो है, उसकी जो शब्दावली है, उसके बारे में पता होना चाहिए कि इस शब्द का क्या मतलब है और इस शब्द का क्या मतलब है। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि आपको पूरे चैप्टर को या उस विषय को समझने में बहुत ही आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि निवेश क्या है या इन्वेस्टमेंट क्या है। निवेश या इन्वेस्टमेंट क्या है? परिसंपत्तियां, मतलब प्रॉपर्टी कह सकते हैं अपन उसे। तो क्या प्रॉपर्टी या क्या परिसंपत्ति? जैसे कि भूमि, भवन, मशीन एवं अन्य उपकरणों की खरीद में व्यय की गई मुद्रा को निवेश कहते हैं। जब आप कोई भूमि खरीदते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, कोई लैंड खरीदते हैं, कोई घर खरीदते हैं, कोई मशीन खरीदते हैं या कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट या उपकरण खरीदते हैं, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं? उसमें आप अपनी मनी का, अपने पैसे का या अपनी पूंजी का इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? ये होता है निवेश या इन्वेस्टमेंट। दूसरी बात हम देख लेते हैं। दूसरी बात यहाँ पे बताई गई है विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या है? अब यहाँ पे बात आती है बहुराष्ट्रीय कंपनी की। आगे हम ये भी जानेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनी क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों है? पहली बात तो ये समझिए, क्योंकि वो एक देश से ज्यादा देशों में काम कर रही है। उसकी शाखाएं या उसकी ब्रांचेस जो हैं एक से ज्यादा देशों में फैली हुई हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया? मल्टीनेशनल कंपनी या बहुराष्ट्रीय कंपनी। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों कहा गया? क्योंकि दूसरे देश में निवेश कर रही, मतलब कि विदेश में निवेश कर रही है। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां एक देश से दूसरे देश में निवेश करती हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा किए गए निवेश को विदेशी निवेश कहा जाता है। और ये निवेश या ये इन्वेस्टमेंट क्यों किया जाता है? ये निवेश या ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है प्रॉफिट के उद्देश्य से। प्रॉफिट कमाना, लाभ कमाना इनका उद्देश्य है। तो दो टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हुई कि निवेश क्या है और विदेशी निवेश क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम वैश्वीकरण के बारे में और अच्छे से जानते हैं और एक अच्छी सी डेफिनेशन देखते हैं कि वैश्वीकरण क्या है। तो यहाँ पे एक अर्थशास्त्री का नाम दिया हुआ है आपको, ब्रैंको मिल्नोविक। ब्रैंको मिल्नोविक एक अर्थशास्त्री, एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं। उनने वैश्वीकरण के बारे में क्या कहा है जान लेते हैं। तो ब्रैंको मिल्नोविक ने कहा है कि वैश्वीकरण का अर्थ ये क्या बताते हैं? ये बताते हैं कि पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचार का, लोगों के आइडियाज का स्वतंत्र प्रवाह, फ्री फ्लो होता है। ठीक है, किन किन चीजों का? पूंजी का, मतलब आपकी कैपिटल का, वस्तुओं का, जो वस्तुएं आप रोज की जिंदगी में यूज कर रहे हैं, प्रौद्योगिकी का, तकनीकी का, और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही है? लोगों के विचारों का। ठीक है, कोई भी चीज आगे कब बढ़ेगी? शुरू कहाँ होती है? किसी भी चीज की शुरुआत कहाँ से होती है? हम कहाँ से शुरू करते हैं? अपने आइडियाज से। जब तक आपको आइडिया नहीं आएगा तब तक आप कोई काम कैसे करेंगे? तब तक आप कोई भी चीज कैसे बनाएंगे? ठीक है, तो सबसे पहले तो आइडियाज ही ऐसी चीज है जिसके बल पे आगे बढ़ा जा सकता है। तो लोगों के विचार या आइडिया जो हैं वो एक देश से दूसरे देश में ही जा रहे हैं।
एक देश से दूसरे देश में ही उनका फ्री फ्लो हो रहा है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, या ब्रैंको मिल्नोविक बताते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। पूंजी, वस्तु, प्रौद्योगिकी एवं लोगों के विचार का स्वतंत्र प्रवाह होता है। कोई भी ऐसा वैश्वीकरण आंशिक ही माना जाएगा जिसमें मानवीय संपदा के प्रवाह में रुकावट आए। बिना मानवीय संपदा के प्रवाह के वैश्वीकरण बहुत ही कम माना जाएगा। मतलब जब तक लोगों के विचार जो हैं एक जगह से दूसरी जगह प्रवाह नहीं होंगे, एक आइडिया दूसरी जगह तक नहीं जाएगा, तब तक जो है वैश्वीकरण बहुत ही कम या बहुत ही आंशिक माना जाएगा। तो ब्रैंको मिल्नोविक की ये वैश्वीकरण के बारे में डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। आपको अगर पूछा जाए पेपर में कि वैश्वीकरण क्या है, ठीक है, तो आप शुरुआत करेंगे अपनी एक छोटी सी डेफिनेशन से, या फिर आप जो है सीधा भी लिख सकते हैं कि ब्रैंको मिल्नोविक जी ने वैश्वीकरण के बारे में ये कहा है। एक लाइन में पहले आप वैश्वीकरण को दिखाएं, उसके बाद आप बताएं कि ब्रैंको मिल्नोविक ने वैश्वीकरण के बारे में क्या कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण जो है निजीकरण तथा उदारीकरण की नीतियों का ही परिणाम है। आगे मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उदारीकरण और निजीकरण क्या है। ठीक है, तो वैश्वीकरण किसका परिणाम है? निजीकरण और उदारीकरण का ही परिणाम है। कैसे है, आगे देखते हैं इसके बारे में। चलिए, यहाँ पे आपको दिखाया गया है, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको दिखाया गया है कि कैसे निजीकरण मतलब कि प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन जो है वैश्वीकरण में सहायक है। तो निजीकरण के बारे में सबसे पहले देख लेते हैं। निजीकरण क्या कहता है कि निजीकरण का अभिप्राय निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वामित्व प्राप्त करना तथा उनका प्रबंधन करना है। क्या बात कही गई है? निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या बात कही गई है कि निजी क्षेत्र द्वारा, निजीकरण की बात हो रही है। तो निजी क्षेत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर कैसे? सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम कौन से? जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर के उद्योगों या इंडस्ट्रीज पर किसका स्वामित्व हो जाए, किसका अधिकार हो जाए? निजी क्षेत्र का, निजी कंपनियों का, और उनका मैनेजमेंट भी फिर कौन करेगा, या उनका मैनेजमेंट भी या प्रबंधन कौन करेगा? उनका निजी क्षेत्र करेगा। उदाहरण के तौर पे आपको बताती हूं मैं, आपने भोपाल में रानी कमलापति स्टेशन का नाम सुना होगा। रानी कमलापति स्टेशन को पहले हबीबगंज स्टेशन के नाम से जाना जाता था। तो हबीबगंज या रानी कमलापति स्टेशन जो है पूरा सरकार के स्वामित्व में था, सरकार के अधिकार क्षेत्र में था। फिर कुछ समय पहले उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, उसका निजीकरण कर दिया गया, और उसको किस हाथों में सौंपा गया? प्राइवेट सेक्टर के हाथों में सौंपा गया। और वर्तमान में उसका स्वामित्व या अधिकार किसके पास है? बंसल ग्रुप के पास है। ठीक है, तो अब उसका मैनेजमेंट कौन कर रहा है, उसकी देखरेख कौन कर रहा है, उसके सारे काम कौन संभाल रहा है? एक प्राइवेट सेक्टर की एक कंपनी, एक ग्रुप। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई कि निजीकरण क्या है और कैसे निजी क्षेत्र सरकारी संपत्ति पर या सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर, ठीक है, हम यहाँ पे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम शब्द को यूज करेंगे, तो किस तरीके से निजी क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों पर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपना स्वामित्व प्राप्त कर लेते हैं, और कैसे फिर उनका मैनेजमेंट करके उस क्षेत्र को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 से, ये सन आप याद रखना कि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत भारत सरकार ने सन 1991 से जो है निजीकरण की नीति को अपनाया। तो निजीकरण के बाद अब हम चलते हैं उदारीकरण पे, लिबरलाइजेशन पे। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि निजीकरण के बाद उदारीकरण या लिबरलाइजेशन क्या है। उदारीकरण, उदारीकरण का यहाँ पे आपको अर्थ दिया गया है कि सरकार द्वारा लगाए गए सभी अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंध, अनावश्यक नियंत्रण तथा प्रतिबंध जैसे कि लाइसेंस, कोटा आदि को हटाना है। उदारीकरण में क्या होता है, सरकार अगर किसी क्षेत्र विशेष पर, सार्वजनिक क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाती है, प्रतिबंध कैसे लगाती है या उसका कंट्रोल अपने हाथ में कैसे लेती है कि अगर कोई व्यक्ति उस क्षेत्र में काम करना चाहे, उस क्षेत्र को अपने अंडर में काम करना चाहे, ठीक है, तो सरकार जो है एक प्रतिबंध लगाती है। वो प्रतिबंध कैसे लगाती है, कोई विशेष कोटा के माध्यम से या किसी विशेष लाइसेंस के माध्यम से, कि बिना उस कोटा के या बिना उस लाइसेंस के आप उस सेक्टर में काम नहीं कर सकते। लेकिन उदारीकरण की नीति के द्वारा क्या किया गया, उदारीकरण की नीति के द्वारा उस क्षेत्र से अवरोध हटाए गए, व्यापारिक अवरोध हटाए गए। उस क्षेत्र में काम करने के लिए, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करने के लिए ना किसी लाइसेंस की जरूरत है और ना ही किसी विशेष कोटा की। तो उदारीकरण यही है कि जब सरकार किसी क्षेत्र विशेष पर अनावश्यक प्रतिबंध हटा दे, जो उसने प्रतिबंध लगाए हैं या नियंत्रण लगाए हैं उनको वो हटा दे, तो उसे क्या कहा जाएगा, उदारीकरण कहा जाएगा। तो सन 1991 से ही आर्थिक सुधार जब आए 1991 में, या आर्थिक विकास की नीति जब 1991 में आई, तो सरकार ने 1991 से उदारीकरण की नीति को अपनाया है। तो आपको उदारीकरण और निजीकरण तो समझ में आ गया होगा। अभी हमने पहले क्या पढ़ा था कि वैश्वीकरण जो है, वैश्वीकरण उदारीकरण और निजीकरण का ही परिणाम है। कैसे है, अब आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं। निजीकरण और उदारीकरण आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं कि ये वैश्वीकरण में कैसे सहायक है। अब वैश्वीकरण की तरफ देखते हैं। वैश्वीकरण जो है, निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति या परिणाम स्वरूप, तो निजीकरण और उदारीकरण की नीति की परिणति या परिणाम ही वैश्वीकरण के रूप में सामने आया। कैसे आया कि जब सरकारी क्षेत्र जो है, सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है, उन पर किसका स्वामित्व होने लगा, निजी क्षेत्र का, मतलब निजी क्षेत्र भी इसमें अब काम करने लगे। दूसरी तरफ क्या है कि यहाँ से उदारीकरण के माध्यम से कुछ क्षेत्रों पर अनावश्यक जो नियंत्रण और प्रतिबंध लगाया था उनको भी हटा दिया गया। जब प्रतिबंध हटने लगे और निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने लगे तो क्या निकल के आ रहा है, वैश्वीकरण। ठीक है, कि अब हम अपनी अर्थव्यवस्था को बाहर भी लेके जा सकते हैं और दूसरे देशों से हम आयात और निर्यात के जरिए अपना व्यापार कर सकते हैं, क्योंकि अब किसी भी तरीके का प्रतिबंध भी नहीं है और निजी क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अंतर्गत काम भी कर सकता है, पूर्ण रूप से भी कर सकता है और आंशिक रूप से भी कर सकता है। तो निजीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप जो वैश्वीकरण सामने आता है वो आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ निजीकरण और उदारीकरण और वैश्वीकरण के बीच की जो कनेक्टिविटी है वो भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग क्या है, इनके बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ पे आपको पहला पॉइंट दिया गया है, व्यवसाय और व्यापार संबंधी अवरोधों की कमी। ठीक है, व्यापार और व्यवसाय संबंधी अवरोध जितने हैं वो हट गए। किसके जरिए हटे, उदारीकरण के जरिए हटे। तो वैश्वीकरण का पहला अंग क्या कहता है कि व्यापार और व्यवसाय संबंधी अवरोधों की कमी हो जाती है। इसमें अवरोध ना के बराबर रहते हैं, आसानी से व्यापार किया जा सकता है। दूसरी बात, पूंजी का निर्बाध प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल, पूंजी का या कैपिटल का एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बंधन के प्रवाह हो सकता है। कैसे हो सकता है, यहाँ पे जैसे कि आपका व्यापार अमेरिका से चल रहा हो, ठीक है, अब आपने कोई चीज, कोई भी वस्तु जो है अमेरिका की किसी कंपनी को भेजी या कारखाने को निर्यात करी, ठीक है, तो वहां से आपको पैसे किस करेंसी में मिलेंगे, आपको पैसे मिलेंगे डॉलर में, क्योंकि अमेरिका की करेंसी क्या है, डॉलर है।
भारत की करेंसी क्या है या भारत की मुद्रा क्या है? भारत की मुद्रा है रुपीस। क्लियर? तो $1 जो है भारत के कितने रुपए के बराबर होता है, या भारत का $1 अमेरिका के कितने डॉलर के बराबर होता है? अमेरिका का $1 का मतलब होता है 82.23 समथिंग होता है। ठीक है, मतलब कि $1 है, ये $1 की बात यहाँ पे हो रही है। $1 की यहाँ पे बात हो रही है कि और भारत का ₹1 भारत का ₹1 जो है, भारत का ₹1 जो है 82.23 अमेरिकी डॉलर के बराबर है। जहां जो चीज भारत में ₹1 में मिल सकती है, वही चीज अमेरिका में इतने डॉलर में मिलेगी। ठीक है, तो जब आप कोई भी वस्तु अमेरिका को निर्यात करते हैं तो वहां से आपको पैसा किस में मिलेगा? डॉलर में। ठीक है, तो डॉलर भाई ज्यादा बड़ी चीज है, रुपए थोड़ी छोटी चीज है, तो डॉलर में जब आपको पैसा मिलेगा और वो रुपए में कन्वर्ट होगा तो ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे पूंजी का बिना बाधा के प्रवाह हो रहा है। अब एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में जा सकती है। ठीक है, इतनी बात आई आपको समझ में। आगे बढ़ते हैं, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह की यहाँ पे बात कर रहे हैं। वैश्वीकरण का जो तीसरा अंग है, प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह, फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो कैसे होता है? टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में बिना बाधा के कैसे जाती है, इसके बारे में जान लेते हैं। जरूरी नहीं कि आपके देश में सारी टेक्नोलॉजी मौजूद हो। क्या भारत देश में सारी टेक्नोलॉजी, सारी प्रौद्योगिकी मौजूद है? कई सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो दूसरे देशों से हमने सीखी, या हमारे पास कुछ ऐसी चीज हो सकती है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी हो सकती है जो दूसरे देश में भी गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रवाह हो रहा है। टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जा रही है। चौथा अंग देख लेते हैं। चौथा अंग क्या कहता है? चौथा अंग क्या कहता है? श्रम का निर्बाध प्रवाह। श्रम का निर्बाध प्रवाह कैसे होता है? फ्री फ्लो ऑफ लेबर। श्रम का निर्बाध प्रवाह, आप एक देश से दूसरे देश में काम करने के लिए जा सकते हैं, आप एक देश से दूसरे देश में नौकरी करने के लिए जा सकते हैं। ये क्या है? श्रम का निर्बाध प्रवाह है। श्रम भी एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बाधा के जा रहा है। ठीक है, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, फ्री कन्वर्टेबिलिटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, जैसे कि यहाँ पे देखा था, अभी तो यहाँ पे ये था कि पूंजी का निर्बाध प्रवाह हो रहा था, बिना किसी बाधा के पूंजी एक देश से दूसरे देश में जा रही थी। साथ ही साथ उसके साथ हमने क्या सीखा था यहाँ पे कि डॉलर रुपये में या रुपये डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है। तो कन्वर्टिबिलिटी की बात हो रही है, परिवर्तनशीलता की यहाँ पे बात हो रही है कि एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में आसानी से परिवर्तित हो सकती है, आसानी से कन्वर्ट हो सकती है। तो ये तो है वैश्वीकरण के मुख्य अंग। वैश्वीकरण के क्या क्या अंग थे, इनके बारे में हमने जाना। चलिए अब आगे जानते हैं हम वैश्वीकरण के मुख्य अंगों के बाद जो है हम जानेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं या बहुराष्ट्रीय कंपनी की कार्य प्रणाली क्या है। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में हम जैसा कि जान चुके हैं, पहले ही मैंने आपको बताया था कि बहुराष्ट्रीय कंपनी वो कंपनी है जो कई देशों में अपना व्यापार करती है, कई देशों में जो है वो अपनी सेवाएं पहुंचाती है, और जहां पे वो अपनी सेवाएं पहुंचा रही है या जहां भी वो अपनी कंपनी या फैक्ट्री या उद्योग खड़ा कर रही है तो वहां के संसाधनों का यूज ही कर रही है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जरूरी नहीं है कि वो उस देश के फायदे के लिए ही काम कर रही हो। बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है खुद के फायदे के लिए ही काम करती है। कैसे काम करती है और क्यों काम करती है, तो उसकी कार्यप्रणाली के जरिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों की कार्यप्रणाली क्या है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है उत्पादन लागत में कमी करने, मतलब कि उनकी प्रोडक्शन की जो लागत है
उसमें कम पैसा लगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उत्पादन लागत में कमी करने एवं अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उन जगहों या देशों में उत्पादन के कारखाने स्थापित करती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां खुद के प्रॉफिट के लिए काम करती है। उनका खुद का प्रॉफिट कैसे होगा? जब उनके प्रोडक्शन में, जब उनके उत्पादन में कम लागत लगेगी, कम पैसा लगेगा। दूसरी चीज, अधिक लाभ कमाना ही उनका उद्देश्य है। कम पैसा लगाने में अगर उन्हें वही चीज ज्यादा मात्रा में वो प्रोडक्ट कर पा रहे हैं, उस चीज का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट का, तो उनका क्या हो रहा है? सीधा सीधा लाभ ही हो रहा है। तो यहाँ पे उनको क्या मिलता है, उस जगह पे क्या मिलता है, क्यों वो बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस पर्टिकुलर जगह पे अपनी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को स्थापित करते हैं? क्योंकि उन्हें सस्ता श्रम मिल रहा है, सस्ता कच्चा माल मिल रहा है और अन्य संसाधन भी कम लागत में उपलब्ध हो रहे हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का क्या उद्देश्य है? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का उद्देश्य है कि हम ऐसी जगह अपनी कंपनी स्थापित करेंगे, ऐसी जगह अपनी कंपनी का जो है कंपनी के माध्यम से इन्वेस्ट करेंगे कि जहां उत्पादन लागत में कमी आए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, सस्ता श्रम मिले, सस्ता कच्चा माल मिले, मतलब कि कम पैसों में रॉ मटेरियल उनको उपलब्ध हो पाए और दूसरे जो अन्य रिसोर्सेस हैं, अदर संसाधन जो हैं, उनको कम पैसे में उपलब्ध हो पाए। तो दूसरे पॉइंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है आपको कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां ना तो सारा माल स्वयं पैदा करती हैं, पूरा माल खुद पैदा नहीं कर रही हैं, और ना ही एक जगह पर उत्पादन कर रही हैं। क्यों वो सारा माल खुद ही पैदा नहीं करती? पूरे माल का प्रोडक्शन वो खुद क्यों नहीं करती और एक ही जगह क्यों नहीं करती? अलग अलग देशों में क्यों करती हैं? क्योंकि जहां उन्हें सस्ता माल मिले, सस्ता रॉ मटेरियल मिले, सस्ते संसाधन मिले, सस्ता श्रम मिले कि उन्हें मजदूरी भी कम देनी पड़े, तो कहां से कौन सी चीज़ वो लेके आ सकते हैं? कहां से कौन सी चीज़ उन्हें सस्ती मिलती है और कैसे उनको लाभ मिलता है? तो वो उस हिसाब से अलग अलग देशों में अपनी कंपनी स्थापित करती हैं और अपना लाभ कमाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ना। बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा जो है विश्व भर के प्रोडक्शन को एक देश से दूसरे देश में कैसे जोड़ा जाता है, इसके बारे में जान लेंगे। तो इसके बारे में जानने के लिए यहाँ पे कुछ बातें आपको दी गई हैं, उनको समझिए। पहली बात क्या है कि वो स्थानीय कंपनी को खरीद लेते हैं और उसके बाद उत्पादन का प्रसार करते हैं। वहाँ की जहाँ भी वो अपनी कंपनी स्थापित करना चाह रहे हैं, जहाँ भी वो अपने माल का प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं, वहाँ की कोई लोकल कंपनी को वो खरीद लेते हैं। ये देखते हैं कि ये कंपनी कैसा काम कर रही है, कितने पैसे में काम कर रही है, क्या क्या काम करती है, कैसे प्रोडक्शन करती है, ठीक है, वहाँ पर रॉ मटेरियल कम पैसे में उपलब्ध है कि नहीं, तो उस लोकल कंपनी को वो खरीद लेते हैं और उसके बाद प्रोडक्शन का प्रसार करते हैं या उत्पादन का प्रसार करते हैं। दूसरे स्टेप में वो क्या कर रहे हैं? दूसरे स्टेप में वो कर रहे हैं कि कभी कभी बहुराष्ट्रीय कंपनियां अन्य इन देशों की स्थानीय कंपनियों के साथ संयुक्त रूप से भी उत्पादन करती हैं। पहले पॉइंट में क्या बताया कि कभी कभी तो खुद खरीद ही लेती हैं और कभी कभी संयुक्त रूप से उत्पादन कर रही हैं, साझेदारी के साथ, पार्टनरशिप के साथ उत्पादन कर रही हैं, ठीक है। अगले पॉइंट में क्या बताया गया है कि बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का सहारा लेती हैं। आपने कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के बारे में सुना होगा। कुटीर उद्योग और लघु उद्योग क्या होते हैं? जहाँ पे छोटे छोटे घरों में या छोटी सी जगह में, कम जगह में छोटी छोटी चीज़ों का उत्पादन किया जाए। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे एक इमेज दी गई है। ये इमेज दी गई है लुधियाना के एक घर में एक बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी के लिए फुटबॉल निर्माण की। ये एक इमेज आपके सामने दिख रही है। यहाँ पे आपको कुछ महिलाएं दिख रही होंगी जो एक छोटी सी जगह में बैठ के छोटी छोटी फुटबॉलें बना रही हैं और खुद के हाथों से बना रही हैं। ये क्या है? ये एक छोटा सा कुटीर उद्योग है। तो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विश्व भर के उत्पादन को एक दूसरे से जोड़ने की बात कर रहे हैं या उसकी कार्यप्रणाली की हम बात कर रहे हैं। तो बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो हैं
माल के उत्पादन के लिए छोटे उत्पादकों का सहारा लेती हैं। कैसे? जैसे कि वस्त्र, जूते, खेल के सामान, खिलौने आदि का उत्पादन जो है बड़ी संख्या में छोटे उत्पादकों द्वारा बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए किया जाता है। इस चित्र के माध्यम से, इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये महिलाएं मिलकर फुटबॉल का प्रोडक्शन कर रही हैं, फुटबॉल्स बना रही हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या करेंगी? इनसे फुटबॉल खरीद लेंगी और बड़े दामों में, ज्यादा दामों में दूसरी कंट्रीज को सप्लाई करेंगी। इतनी बात आई आपको समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वैश्वीकरण और बाजारों का एकीकरण के बारे में कि वैश्वीकरण के जरिए बाजारों का एकीकरण कैसे होता है। बाजार एकीकरण तब होता है जब विभिन्न स्थानों या संबंधित वस्तुओं के बीच कीमतें लंबी अवधि में एक समान बनी रहती हैं। वैश्वीकरण के जरिए बाजार का एकीकरण कैसे होगा कि जब अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु की कीमत बहुत लंबे टाइम तक एक ही बनी रहे, उनकी कीमतों में कोई उतार या चढ़ाव ना आए, उनकी कीमतों में कोई भी चेंजेस ना आए, उनकी कीमतों में कोई भी परिवर्तन ना आए, तब बाजार एकीकरण जैसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जहां मान लो ये पेन है, ये पेन मान लो एक बाजार में 10 रुपए में मिलता है तो दूसरी जगह के बाजार में भी 10 रुपए में ही मिलता है, किसी अन्य देश के बाजार में भी 10 रुपए ही इसका मूल्य हो, तब हम क्या कहेंगे कि बाजार एकीकरण की स्थिति है। तो बाजार एकीकरण क्या होता है या वैश्वीकरण के माध्यम से बाजार एकीकरण कैसे संभव होता है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। वस्तुओं के समूह जो है अक्सर एक दूसरे के साथ आनुपातिक रूप से चलते हैं और जब विभिन्न बाजारों के बीच यह संबंध बहुत स्पष्ट होता है तो कहा जाता है कि बाजार एकीकृत है। मतलब वस्तुओं के समूह जब अलग अलग बाजारों में आनुपातिक रूप से एक तरीके से चलें, एक से चलें, तब हम कह सकते हैं कि बाजारों का एकीकरण किया गया है या बाजार एकीकरण की स्थिति बनी है या मार्केट इंटीग्रेशन की स्थिति बनी हुई है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको। विदेश व्यापार उत्पादकों को घरेलू बाजार से निकलकर दूसरे देशों के बाजार में पहुंचने एवं विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करता है। मार्केट इंटीग्रेशन वैश्वीकरण के जरिए हो रहा है। तो कैसे हो रहा है कि विदेश व्यापार क्या करेगा? विदेश व्यापार ये करेगा कि जो उत्पादक हैं, जो किसी चीज का उत्पादन करते हैं, उनको उनके घरेलू बाजार से निकाल के विश्व के अन्य देशों के बाजार से जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? अभी आपको एक इमेज में पहले दिखाया गया था कि छोटी छोटी फुटबॉल्स जो है कुछ महिलाएं मिलके बना रही हैं। एक उनने अपना छोटा सा कुटीर उद्योग बनाया है जिसमें वे फुटबॉल्स का प्रोडक्शन कर रही हैं। अब कोई कंपनी या कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी क्या करेगी? उनको, उनके माल को जो है दूसरे देश में सप्लाई कर रही है। मतलब उनका जो घरेलू बाजार है वो दूसरे देश के अन्य बाजारों से भी जाके मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि विदेश व्यापार क्या करता है? उत्पादकों को घरेलू बाजार से बाहर निकाल कर देश के बाजारों में पहुंचाने एवं विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करने का अवसर प्रदान करता है। विदेश व्यापार साथ ही साथ घरेलू बाजारों को विदेश व्यापारों से या विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का माहौल भी बना रहा है। विदेशी कंपनियों के साथ जो एक कंपटीशन भी क्रिएट हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिणाम स्वरूप, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है वो देख लेते हैं। इसके परिणाम स्वरूप जो है वस्तुओं का बाजार में विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। वस्तुओं के क्या हो जाते हैं? बाजार में विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं कि फुटबॉल सिर्फ एक कंपनी की नहीं रहेगी, आपको कई सारी कंपनी की फुटबॉल्स आपको मिलेंगी। तो क्या बढ़ रहे हैं? यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन बढ़ रहे हैं, विकल्प बढ़ रहे हैं और विभिन्न देशों के बाजारों में वस्तुओं के मूल्य लगभग एक से हो जाते हैं।
एकीकरण क्या कहता है, मार्केट का इंटीग्रेशन क्या कहता है, या बाजारों का एकीकरण क्या कहता है कि जब सभी देशों में या सभी बाजारों में वस्तुओं के मूल्य एक लंबी अवधि तक एक से बने रहें। ये पेन है, इस पेन का मूल्य मान लो 10 रुपए है और इस पेन का मूल्य हर जगह के बाजारों में अगर 10 रुपए ही है तो समझ लेना कि बाजार एकीकरण की स्थिति है या मार्केट इंटीग्रेशन की सिचुएशन है। तो बाजारों का एकीकरण आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मार्केट का इंटीग्रेशन होता है। अब आगे देख लेते हैं कि वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कौन कौन से कारण हैं। ऐसे कौन से कारण हैं जो वैश्वीकरण को संभव बनाते हैं चलिए देख लेते हैं। तो पहला कारण यहाँ पे आपको दिया गया है ऐतिहासिक कारण। ऐतिहासिक कारण कैसे वैश्वीकरण को संभव बनाने में सहायक है, इसको देख लेते हैं। पहला कारण आपको दिया गया है ऐतिहासिक कारण। यहाँ पे एक आपको उदाहरण दिया गया है, इस उदाहरण को मैप से कनेक्ट करना मैं बताऊंगी आपको आसानी से समझ में आएगा। व्यापार मार्ग वर्षों से बनाए गए व्यापारिक मार्ग हैं, मतलब जिन मार्गों के जरिए एक देश से दूसरे देश में व्यापार संभव हो पा रहा है या एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार संभव हो पा रहा है। तो व्यापार मार्ग जो है वर्षों से बनाए गए ताकि एक राज्य या देश से माल दूसरे राज्य या देश में जा सके। यहाँ पे आपको एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पे आपको एक मैप दिख रहा है, ठीक है। दिखने में ये कुछ कुछ वर्ल्ड के मैप के जैसा है लेकिन पूरा तो नहीं है। इसमें जो आपको एक मार्ग दिख रहा है, एक रास्ता दिख रहा है, यहाँ से आप देख रहे होंगे चाइना से शुरू होके मार्ग ये जाता है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ठीक है। पूर्व से ये मार्ग शुरू हो रहा है। यहाँ से यहाँ आप देख रहे होंगे कि पूर्व से पश्चिम तक प्रसिद्ध रेशम मार्ग ऐतिहासिक कारक का एक उदाहरण है। हम पढ़ रहे हैं कि ऐतिहासिक कारण वैश्वीकरण को संभव बनाने में किस प्रकार सहायक है। तो जो रेशम मार्ग है जो पूर्व से पश्चिम तक बनाया गया है, पूर्व से पश्चिम, यहाँ पे आप रेड कलर में देख रहे होंगे एक रास्ता गुजर रहा है और कई देशों तक जा रहा है, इवन कई महाद्वीपों को भी ये कवर करता हुआ आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये जो रेड कलर में जो मार्ग है, रेड कलर का जो मार्ग है वो क्या दर्शा रहा है, वो एक स्थल मार्ग को दर्शा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ब्लू कलर का रास्ता भी है, वो एक समुद्री व्यापारिक मार्ग को दर्शा रहा है। तो इस मार्ग को जो चाइना से पूर्व से पश्चिम तक के देशों को माल सप्लाई किया करता था उसको रेशम मार्ग कहा जाता था। रेशम मार्ग का क्यों कहा जाता था? क्योंकि प्राचीन समय में चीन से इस मार्ग के जरिए रेशम और रेशम से बनी वस्तुओं का निर्यात किया जाता था। तो आपको समझ में आया होगा कि ऐतिहासिक कारक किस तरीके से वैश्वीकरण को संभव बनाने में सहायक है। आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था कैसे वैश्वीकरण को संभव बनाने में सहायक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि अंतिम उपयोगकर्ता के लिए वस्तुओं की लागत और मूल्य वस्तुओं की आवाजाही और मूल्यवर्धन को निर्धारित करते हैं। अर्थव्यवस्था का कैसे वैश्वीकरण में सहायक है कि जो अंतिम उपयोगकर्ता है, जैसे कि ये पेन जो है आपके पास बन के आ गया और आपको इसकी कीमत 10 रुपए चुकानी है, ठीक है। तो इसको सबसे पहले इस डिजाइन का पेन बनेगा, इसका आइडिया किसी के दिमाग में आया होगा, ठीक है। फिर उस आइडिया की जो डिजाइन बनी, ठीक है, डिजाइन के बाद जो है उसका प्रोडक्शन हुआ, इसके अंदर एक रिफिल भी डाली गई, ठीक है, एक इंक भी, उसके अंदर इंक भी भरी गई। तो कितनी सारी चीज़ों का प्रोडक्शन इस एक पेन के साथ जुड़ा है। अब अलग अलग जगह और अलग अलग चीज़ों की इसकी अलग अलग लागत भी होगी। तो अंतिम मूल्य क्या हुआ? अंतिम मूल्य इसका 10 रुपये हुआ, ठीक है। तो क्या 10 रुपये में ही इसका प्रोडक्शन हुआ होगा? इसकी संपूर्ण लागत जो है क्या 10 रुपये ही रही होगी? नहीं रही होगी। बनाने वाला और बेचने वाला कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट कमाएगा। हो सकता है कि इसकी उत्पादन लागत 6 रुपये हो, फिर वो किसी व्यापारी के पास पहुंची, वो उसको 8 रुपये में पड़ता हो, फिर उसके बाद उसने 10 रुपये में बेचा,
ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कितना हुआ एक व्यापारी को? 2 रुपए हुआ। तो ये इस पेन के मूल्य का निर्धारण कैसे हो रहा है? यही तो एक अर्थव्यवस्था का खेल है। ठीक है, तो वैश्वीकरण में किसी विशेष उद्योग या व्यापार का समग्र अर्थशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है। बिना इकोनॉमिक्स के ज्ञान के क्या ये तय किया जा सकता था कि इसकी कीमत आगे जाके कितनी लगानी है, क्योंकि प्रोडक्शन में इतना पैसा लग रहा है, उसके बाद इस पेन के एडवर्टीजमेंट में भी पैसा लग रहा है, तब तो लोग जानेंगे कि ये पेन उपलब्ध है बाजार में, ये ऐसे काम करता है या दूसरे पेनों से किस तरीके से अलग है। तो ऐतिहासिक कारक और आर्थिक कारक आपको समझ में आ गए होंगे। संसाधन और बाजार वैश्वीकरण को संभव बनाने में किस प्रकार सहायक हैं, एक बार ये भी देख लेते हैं। तो संसाधन और बाजार, खनिज एक संसाधन है, कोयला एक संसाधन है, तेल संसाधन है, गैस संसाधन है, मानव संसाधन आप और हम, आपका और हमारा श्रम लग रहा है, आपका दिमाग लग रहा है, आपके आइडियाज़ लग रहे हैं, आपके विचार लग रहे हैं। अगर आपने एजुकेशन के जरिए कोई एक विशेष डिग्री हासिल की है तो वो योग्यता आपकी लग रही है। पानी, ये सब जो प्राकृतिक संसाधन है, इन सब जो प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है, इसके जरिए ही तो वैश्वीकरण संभव हो रहा है। इनके बिना वैश्वीकरण संभव है? बिल्कुल नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं उत्पादन मुद्दे किस तरीके से वैश्वीकरण में सहायक है। उत्पादन की निर्मित क्षमताओं का उपयोग घरेलू बाजार में सस्ती और अधिक उत्पादन एक विनिर्माण कंपनी को बाहर की ओर देखने और वैश्विक बनाने में मदद करता है। उत्पादन कितनी क्षमता के साथ हो रहा है, कितनी कैपेसिटी में हो रहा है। एक कंपनी में अगर कोई व्यक्ति या कोई मशीन 100 पेन का उत्पादन 1 घंटे में कर सकती है, वहीं दूसरी कंपनी में उसी पेन का 1 घंटे में 200 पेनों का उत्पादन हो रहा है। तो उत्पादन की क्षमता किसकी ज़्यादा है? ठीक है, जिसके पास उत्पादन की क्षमता ज़्यादा है वो ज़्यादा सप्लाई कर पाएगा, वो ज़्यादा विश्व के अन्य बाजारों में अपना माल पहुँचा पाएगा। और कौन कितने सस्ते तरीके से उतनी ही क्वालिटी में उस चीज़ का उत्पादन कर रहा है, ये भी डिपेंड करता है। फिर उसके बाद ऑटो, 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों में विदेशी बाजारों और विनिर्माण संयंत्रों का विकास एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कैसे है? अपन व्हीकल्स की बात करें, मान लो कि व्हीकल्स के डिज़ाइन अमेरिका में डिज़ाइन किए गए, डिज़ाइनिंग का काम कौन संभाल रहा है? मान लो कि डिज़ाइन का काम संभाला अमेरिका ने डिज़ाइनिंग का काम संभाला। दूसरी तरफ उसके पार्ट्स जो हैं, पार्ट्स का प्रोडक्शन कौन कर रहा है, उसके पुर्जे कौन बना रहे हैं? मान लो पार्ट्स का प्रोडक्शन जो है चाइना कर रहा है। ठीक है, उसके बाद मान लो इन पार्ट्स को असेंबल करना है। अब जब तो एक मशीन तैयार होगी, जब तो एक व्हीकल तैयार होगा, अपन व्हीकल की बात कर रहे हैं। अब असेंबल का काम कौन करेगा? मान लो कि मैक्सिको कर रहा है। ठीक है, मैक्सिको जो है इसको असेंबल करके दे रहा है। इतनी बात समझ में आई? तो अलग अलग जगह काम हो रहा है, डिजाइनिंग अलग जगह हो रही है, पार्ट्स अलग जगह बन रहे हैं, असेंबल अलग जगह हो रहे हैं। अब असेंबल होके जो है वो पूरे अन्य देशों में जो है इनका माल जो है सप्लाई हो रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? तो यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया गया है कि ऑटो, 4 पहिया, 2 पहिया वाहनों में विदेशी बाजारों, विनिर्माण संयंत्रों का विकास एक उत्कृष्ट उदाहरण है। क्योंकि व्हीकल्स की जो डिजाइनिंग है, उनके पार्ट्स का प्रोडक्शन है और उनके असेंबलिंग का काम है, वो हमेशा किसी एक जगह कंप्लीट नहीं होता है। अलग अलग देशों में जहाँ उनके संसाधन आसानी से उपलब्ध हों, कम कीमत में उपलब्ध हों, क्षमता जो है प्रोडक्शन की क्षमता किनके पास ज़्यादा है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा माल सप्लाई हो सके। तो उत्पादन मुद्दे, प्रोडक्शन के मुद्दे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये किस तरीके से वैश्वीकरण में सहायक है ये आपको समझ में आ गया हो। चलिए, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारण की श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है राजनीतिक कारण कैसे वैश्वीकरण में सहायक है, इसको एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे आपको एक राजनीतिक कारण दिया गया है। राजनीतिक कारण वैश्वीकरण में किस प्रकार सहायक है। किसी देश के राजनीतिक मुद्दे वैश्वीकरण को राजनीतिक आकांक्षाओं के अनुसार दिशाबद्ध बनाते हैं। क्षेत्रीय व्यापार
समझ या समझौते वैश्वीकरण का दायरा निर्धारित करते हैं। तो राजनीतिक कारण वैश्वीकरण में कैसे सहायक है? जब दो देशों के बीच कोई व्यापारिक समझौता किया जाता है तो वो सरकार के द्वारा किया जाता है। डायरेक्ट ही किसी देश से एक दूसरे देश के बीच व्यापारिक समझौता नहीं किया जाता है कि सीधा एक देश से माल दूसरे देश में आ सके। तो जो हमारे विदेश मंत्रालय के व्यक्ति होते हैं, जो विदेश मंत्रालय के प्रधान होते हैं, हमारे प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के द्वारा किन्हीं दो देशों के मध्य व्यापारिक समझौते को संभव बनाया जाता है। उनके बीच संधि की जाती है, उनके बीच एक मेमोरेंडम किया जाता है। फिर उसके बाद ही जो है व्यापारिक गतिविधियां एक देश से दूसरे देश के बीच संभव हो पाती हैं। तो इस प्रकार से राजनीतिक कारण जो है वैश्वीकरण में सहायक है। आगे बढ़ते हैं, प्रौद्योगिकियां। प्रौद्योगिकी कैसे वैश्वीकरण में सहायक है? किसी एक क्षेत्र में किसी एक देश की टेक्नोलॉजी दूसरे देश तक जब जाती है तो वो वैश्वीकरण को पॉसिबल बनाती है। कैसे बनाती है? कि किसी विशेष क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का चरण देश से उत्पादों या सेवाओं के आयात या निर्यात को जन्म देता है। इंग्लैंड और जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों ने 50 और 60 के दशक में अपने रासायनिक, विद्युत, यांत्रिक संयंत्रों का निर्यात किया और अल्प विकसित देश, जो कम विकसित देश थे, उनको उच्च तकनीकी वस्तुओं का निर्यात किया। मतलब तकनीकी वस्तुओं का एक देश से दूसरे देश में निर्यात किया जा रहा है, एक्सपोर्ट की जा रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रौद्योगिकी के माध्यम से वस्तुओं का निर्यात, प्रौद्योगिकी के माध्यम से जो है वैश्वीकरण की प्रक्रिया को संभव बनाया जा रहा है। आगे देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन, जिसकी वैश्वीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। विश्व व्यापार संगठन जो है, विश्व व्यापार संगठन भी वैश्वीकरण को उदारीकरण बनाने में सहायक है। मतलब व्यापार करने में, एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार करने में उदारीकरण में सहायक है। सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है विश्व व्यापार संगठन का? कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। तो विश्व व्यापार संगठन या WTO, जिसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी कहा जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसको जान लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन या WTO एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना होती है जनवरी 1995 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारत की क्या भूमिका है? सबसे पहली बात तो ये है कि भारत इसका संस्थापक सदस्य है। मतलब जब 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई, भारत तब से ही इसका संस्थापक सदस्य रहा है। उसके बाद वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन में सम्मिलित हैं उनको देख लेते हैं। तो वर्तमान में 164 देश जो है, 164 देश जो हैं विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है, इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। इसके वर्तमान महानिर्देशक की बात करें, वर्तमान महानिर्देशक जो है एंगोजी ओकोंजो-इवेला, ये एक महिला का नाम है। और सबसे बड़ी विशेषता इनके बारे में ये है, सबसे बड़ी विशेषता एंगोजी ओकोंजो-इवेला के बारे में ये है कि ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला महानिर्देशक हैं जो बिलोंग करती हैं अफ्रीका से। कहाँ से बिलोंग करती हैं? अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। और WTO की पहली महिला महानिर्देशक हैं। WTO की पहली महिला महानिर्देशक होने का गौरव इन्हें प्राप्त है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो याद रखना, वर्तमान महानिर्देशक कौन है, इसके सदस्य देश कौन है, कितने हैं और कब इसकी स्थापना हुई और क्या इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं और डीप में जानते हैं विश्व व्यापार संगठन के बारे में। तो विश्व व्यापार संगठन के
क्या कार्य हैं उनको जान लेते हैं। तो विश्व व्यापार संगठन के कार्य में सबसे पहले आता है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ाना, क्योंकि इसका उद्देश्य ही क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना। जब ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, इंटरनेशनल बिजनेस को लिबरल बना रहा है तो ये क्या कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा ही दे रहा है। इसके बाद देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु नियमों को निर्धारित कर उन्हें लागू करवाना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए कुछ नियम है, कुछ उन नियमों का निर्धारण करना और उन नियमों को निर्धारित करके उन्हें लागू कराना किसका काम है, WTO का काम है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करना। कैसे? तो WTO की बैठकें जो हैं समय समय पर आयोजित की जाती हैं। उन बैठकों में सारे सदस्य देश जो हैं आते हैं। तो वर्तमान में जो 164 सदस्य देश जो हैं WTO के, वो एक जगह पे एकत्रित होते हैं। एक तय समय पे उनकी बैठकें आयोजित की जाती हैं और व्यापार संबंधी, मतलब विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी व्यापार हो रहे हैं उनसे संबंधित बातों का ध्यान रखा जाता है, उन मुद्दों पर चर्चा की जाती है। अगर कोई चीज़ आगे बढ़ाने की या नए नियमों को जोड़ने की बात होती है तो उन नियमों पर चर्चा की जाती है। कोई चीज़ गलत है या गलत हो रही है तो उनको हटाया जाता है। तो इस तरीके से जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार हेतु WTO जो है अपने सदस्य देशों को एक मंच प्रदान करता है, जहां वे अपने अपने देशों के व्यापार संबंधी बातों को रख सकें, व्यापार संबंधी विवादों को सुलझाने के लिए समाधान खोज सकें। आगे बढ़ते हैं। व्यापार विवादों का समाधान करना, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिताओं को बढ़ाना। तो व्यापार विवादों का समाधान तो WTO कर ही रहा है, साथ साथ निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में पारदर्शिता को बढ़ाना, मतलब जो भी डिसीजन WTO के मंच पे 164 सदस्य देशों के बीच में लिया गया उनमें पारदर्शिता या ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना किसका काम है, WTO का काम है। कि जो नियम बनाया गया, जो कानून बनाया गया, जो बातें हुई वो सारी ट्रांसपेरेंट रहेंगी। एक नियम जो है सारे देशों पर लागू होगा, ऐसा नहीं कि किसी देश पर लागू है किसी पर लागू नहीं है। और वो बात अलग हो जाती है कि किसी सिचुएशन विशेष के कारण उस नियम को फॉलो ना किया जाए, एक वो बात अलग हो जाती है। लेकिन जब विभिन्न देशों के बीच व्यापार हो रहा है और जो उसके सदस्य देश हैं उनके बीच ट्रांसपेरेंसी रखना, पारदर्शिता को कायम रखना किसका काम है, WTO का काम है। आगे बढ़ते हैं। विकासशील देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह लाभान्वित होने में सहयोग करना। जो विकासशील देश हैं, जो विकसित देश की श्रेणी में नहीं आते हैं, धीरे धीरे जो अपने विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं, विकासशील हैं, उन देशों को वैश्विक व्यापार प्रणाली से पूरी तरह से लाभान्वित होने में सहयोग करना कि अन्य देश कैसे विकसित देश की श्रेणी में बने, विकसित देशों की श्रेणी में आए, कैसे उन्होंने हर समय जो है अपने लाभ को पॉसिबल बनाया, प्रॉफिट को पॉसिबल बनाया। तो उन सारी बातों को, उन सारे नियमों को विकासशील देशों में भी अप्लाई करवाया जाता है कि आप अपने व्यापार की प्रणाली को ऐसे चलाइए, इससे ये चीज़ आगे होगी, हम आपके साथ हैं। तो विश्व व्यापार संगठन का ये काम भी आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं कि विश्व व्यापार संगठन सभी देशों को मुक्त व्यापार की सुविधा देता है, फ्री ट्रेड की सुविधा दे रहा है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि पूंजी का निर्बाध प्रवाह होता है, पूंजी एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बाधा के पहुंचती है, टेक्नोलॉजी एक देश से दूसरे देश में बिना किसी बाधा के पहुंचती है, पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता, पूंजी जो कैपिटल है एक देश की करेंसी दूसरे देश की करेंसी में आसानी से परिवर्तित हो सकती है। तो ये सब क्या है, ये सब मुक्त व्यापार की सुविधा ही है, जो किसके द्वारा दी गई है, विश्व व्यापार संगठन के द्वारा। तो आगे हम देखेंगे कि भारत में वैश्वीकरण क्यों है।
भारत में वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है, क्या भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव है या क्या भारत में वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। ठीक है, यहाँ पे आप पहले पॉइंट में देख रहे होंगे कि विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी और ज्ञान की आवश्यकता हेतु, विकास की वर्तमान स्थिति में चूंकि भारत अभी विकसित देशों की श्रेणी में नहीं आता, अभी भी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में आता है, तो विकास की वर्तमान स्थिति में भारत के उद्योग एवं व्यापार को नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है, नए ज्ञान की आवश्यकता है। भारत को नई टेक्नोलॉजी से परिचित होने की जरूरत है, नए नॉलेज से परिचित होने की जरूरत है, तभी वो अन्य देशों के साथ कंपटीशन करते हुए विकास के पायदान पे आगे बढ़ सकता है और धीरे धीरे करके विकसित देशों की श्रेणी में शामिल हो सकता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, जनसंख्या एवं क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। तो जनसंख्या और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि भारत जो है विश्व के सारे देशों में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए कितने सारे रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी, कितनी सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? तो वो कैसे सुलभ है, वो कैसे पॉसिबल हो सकता है? वैश्वीकरण के जरिए ही पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी जनसंख्या को चलाने के लिए, इतनी बड़ी जनसंख्या की जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हम सिर्फ भारत पर ही निर्भर रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। इसलिए भारत जैसे देश के लिए, जिस देश की जनसंख्या पूरे विश्व में सबसे ज्यादा है, तो उस वजह से भारत में वैश्वीकरण की आवश्यकता है, ताकि भारत की जनसंख्या को सारी सुविधाएं मिल सकें, उनकी हर चीज की जरूरत जो है पूरी हो सके। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, जनसंख्या का दृष्टिकोण तो अपन ने देख लिया, अब क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से कैसे है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल जो है, भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटा मोटा क्षेत्रफल नहीं है। तो इतनी ज्यादा जनसंख्या और इतने क्षेत्रफल वाले देश में सारी चीजें उपलब्ध हों, यहाँ के नागरिकों को सारी सुविधाएं उपलब्ध हों, उसके लिए हमें किसकी जरूरत है? वैश्वीकरण की जरूरत है, दूसरे देशों से व्यापारिक संबंध बनाने की जरूरत है। तीसरी बात यहाँ पर देखें कि सस्ते साधनों की उपलब्धता हेतु, सस्ते साधन कैसे उपलब्ध हो सकते हैं? क्या भारत देश में ही सारे सामानों का प्रोडक्शन कम दामों पर हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या भारत का हर एक नागरिक महंगे दामों पर हर एक चीज खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता। अमीर वर्ग तो खरीद सकता है, लेकिन जो मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग या गरीब वर्ग है, वो सारी चीजें उसी दाम पे खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं खरीद सकता। तो हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा? इस चीज के लिए हमें दूसरे देशों का सहारा लेना पड़ेगा। तो दूसरे देशों का जब हम सहारा ले रहे हैं तो क्या बात आती है? वैश्वीकरण की बात आती है। आगे बढ़ते हैं। आगे आप देख रहे हैं कि देश में आधुनिक तकनीकी ज्ञान एवं पूंजी को आकर्षित करने के लिए भारत देश में जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी हो, आधुनिक ज्ञान हो, पूंजी हो, ये सारी चीज़ों को अट्रैक्ट करने के लिए दूसरे देशों की तकनीक, दूसरे देशों की टेक्नोलॉजी हम तक पहुँचे, दूसरी जगह का ज्ञान हम तक पहुँचे और हमारी पूंजी भी बढ़े, बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें, तो उससे हमें क्या मिलेगा? एक कैपिटल मिलेगी। हम अपनी चीज़ें दूसरे देशों को भेजें, निर्यात करें, तो दूसरे देशों की पूंजी भी हमारे देश को आयात होगी। तो इससे क्या हो रहा है? ये किसके कारण हो रहा है? वैश्वीकरण के कारण ही ये पॉसिबल है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम। तो विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए भारत ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, इनको हम देख लेते हैं। सबसे पहला कदम विशेष आर्थिक क्षेत्र का उठाया, जिसे SEZ या स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल इकोनॉमिक जोन को बनाया गया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश
प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सुविधा भी यहाँ पे की गई। डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, आगे बढ़े, श्रम कानूनों में लचीलापन। तो ये तीन चीजें जो हैं भारत ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए की, भारत द्वारा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए ये तीन कदम उठाए गए। अब जानते हैं एक एक करके इनके बारे में कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है, या श्रम कानूनों में लचीलापन क्या है, और ये कैसे विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सहायक हैं। सबसे पहले बात आती है विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। जानते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एसईजेड या विशेष आर्थिक क्षेत्र किसी देश के भीतर ऐसे क्षेत्र हैं जो प्रायः शुल्क मुक्त, राजकोषीय रियायत, शुल्क मुक्त कैसे कि व्यापार करने में, उन क्षेत्रों के अंदर व्यापार करने में कोई शुल्क नहीं देना पड़ता, कोई टैक्स या कोई कर नहीं देना पड़ता। और यहाँ मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार और वाणिज्य कानून बने होते हैं। उनसे कोई टैक्स तो नहीं लिया जाता, वो मुक्त रूप से बिना किसी शुल्क के, बिना किसी कर से व्यापार कर सकते हैं। लेकिन व्यापार करने के लिए जो है वहां पे कुछ वाणिज्यिक कानून का पालन करना होता है, और अलग अलग व्यापार के लिए अलग अलग कानून बनाए जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए एक क्षेत्र विशेष के अंदर ही, जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे हैं, ये एक विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है, विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है। इस क्षेत्र के अंदर ही आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मनोरंजन की सुविधा आपको उपलब्ध होगी, रहने की सुविधा आपको उपलब्ध होगी, शिक्षा की सुविधा आपको उपलब्ध होगी। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम विदेशों को अपने यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए लुभा रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं कि आप आइए, आपको एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में व्यापार करने का अवसर दिया जाएगा, आपसे कोई कर नहीं लिया जाएगा, आपको सारी सुविधाएं एक ही क्षेत्र विशेष के अंदर उपलब्ध कराई जाएंगी। बस आपको कुछ अपने व्यापार के हिसाब से जो हमने कानून बनाए हैं उनका पालन करना होगा। तो इनके उद्देश्य क्या है, एसईजेड के या भारत में वैश्वीकरण को आकर्षित करने के लिए जो विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाया गया है उसके उद्देश्य क्या है, इसको देख लेते हैं। अतिरिक्त आर्थिक गतिविधियों के लिए, ठीक है, हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक गतिविधियां हो, इसलिए विशेष आर्थिक जोन का या विशेष आर्थिक क्षेत्र का निर्माण किया गया। दूसरी बात, वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देना। जब कोई कंपनी हमारे यहाँ आएगी या कोई कारखाना हमारे यहाँ लगेगा, कोई प्लांट हमारे यहाँ लगेगा, किसी उद्योग की हमारे यहाँ स्थापना होगी, तो उस उद्योग में, उस कारखाने में, उस कंपनी में जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी उत्पादन होगा, वो दूसरे देशों को निर्यात किया जाएगा। तो वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन की स्थापना की गई। तीसरी बात, रोजगार पैदा करने के लिए। जब कोई फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी यहाँ पे काम करेगी तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ के लोगों को भी रोजगार दिया जाएगा। तो रोजगार को क्या मिलेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। चौथी बात, चौथा उद्देश्य है घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए, कि हम भी दूसरी जगह जाके निवेश कर पाएं, विदेश के लोग भी यहाँ निवेश कर पाएं, और हमारे जो संसाधन यहाँ पे उपलब्ध हैं उन संसाधनों के जरिए हम उन कंपनी में, एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में हम भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकें। उसके बाद आप देखते हैं बुनियादी सुविधाओं का विकास करना। बेसिक सुविधाएं, बुनियादी सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को मिल सकें, उसी क्षेत्र विशेष में सारी सुविधाओं को बढ़ावा मिले। तो ये तो हुए क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या चीजें होती हैं, क्या विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्य हैं, किन किन प्रयोजनों से, किन कारणों से विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना की गई।
अब विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए दूसरा कदम, दूसरी चीज भारत ने क्या बनाई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को, एफडीआई को बढ़ावा दिया। अब प्रत्यक्ष विदेशी निवेश क्या है ये भी एक बार देख लेते हैं। किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश, किसी एक देश की कंपनी का दूसरे देश में किया गया निवेश क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। जब एक देश की कंपनी किसी दूसरे देश की कंपनी में इन्वेस्ट करती है तो उसे क्या कहा जाता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। ऐसे निवेश से निवेशकों को दूसरे देश की उस कंपनी के प्रबंधन में कुछ हिस्सा हासिल हो जाता है। जब एक देश की कंपनी दूसरे देश की कंपनी में निवेश कर रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो क्या हो रहा है, उस कंपनी को उस देश की कंपनी में कुछ भागीदारी मिल रही है, कुछ पार्टनरशिप मिल रही है, कुछ शेयर मिल रहा है। ठीक है, चलिए तो अब आगे देखते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बाद देखते हैं श्रम कानूनों में लचीलापन। तो श्रम कानूनों में लचीलापन लाने के जरिए कैसे भारत ने विदेशी निवेश को अपनी तरफ आकर्षित किया, इसको देख लेते हैं। तो श्रम कानूनों में लचीलापन, श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को श्रमिकों की संख्या पर नियंत्रण रखने में मदद करता है। श्रमिकों की संख्या में नियंत्रण कैसे होता है, श्रमिकों की संख्या में नियंत्रण इस तरीके से होता है कि जिस टाइम पे जिस काम के लिए जितने श्रमिकों की या जितने लोगों की आवश्यकता है, उस समय उस टाइम पे उसी काम के लिए सिर्फ उसी स्किल वाले व्यक्तियों को, जिनके पास वो विशेष योग्यता है, तो उनको ही उस कंपनी में काम पे लगाया जाए, उनको ही उस कंपनी में नियोजित किया जाए। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम समझें, किसी कंपनी को 2 साल के लिए श्रमिकों को नियोजित करना है, श्रमिकों को काम के लिए रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि उसका प्रोजेक्ट मान लो 2 साल का ही हो और 2 साल बाद वो प्रोजेक्ट खत्म हो जाए। अब उस प्रोजेक्ट के लिए उसी से संबंधित व्यक्तियों की आवश्यकता है, तो जिन व्यक्तियों के पास वो स्किल है जो उस प्रोजेक्ट में काम कर सकें, तो उन व्यक्तियों को जो है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए उस कंपनी में नौकरी दी जाती है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि अनावश्यक जो श्रमिक हैं, जिनके पास वो स्किल नहीं है, उनको कंपनी को रोजगार नहीं देना पड़ेगा, उनको नौकरी नहीं देनी पड़ेगी, उनको सैलरी नहीं देनी पड़ेगी, तो उस कंपनी का पैसा बचेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि किस तरीके से एक कंपनी अपनी डिमांड के अनुसार श्रमिकों को अपनी कंपनी में उसी समय के लिए, सिर्फ उतने समय के लिए काम पे रखती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं कि भारत में वैश्वीकरण के क्या सकारात्मक प्रभाव थे। अब तक हमने क्या देखा कि भारत ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए, विदेशी व्यापार को उदार करने के लिए कुछ प्रयास किए थे। उन प्रयासों में भारत ने 3 तरीके के प्रयास किए थे, जैसे कि विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना करी। दूसरा प्रयास इन्होंने क्या किया था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन दिया था। तीसरा प्रयास क्या किया था, श्रम कानूनों में लचीलापन लेके आए थे। तो उन्हीं 3 प्रयासों के भारत में क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत में वैश्वीकरण के क्या क्या सकारात्मक प्रभाव सामने आते हैं। तो पहला प्रभाव यहाँ पे आप देख रहे हैं कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला, बिल्कुल मिला। बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने जब यहाँ आके व्यापार किया तो वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही तो कर रही हैं। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ तो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिला। दूसरा प्रभाव देखते हैं। दूसरा प्रभाव यहाँ पे नजर आता है कि प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि हुई। प्रतियोगिता शक्ति में कैसे वृद्धि हुई, भारत में मान लो कोई 2 कंपनियां हैं जो एक से उत्पादों का निर्माण करती हैं, लेकिन एक कंपनी की उत्पादन क्षमता अधिक है और दूसरी कंपनी की उत्पादन क्षमता कम है। उसकी कम क्यों है कि हो सकता है जिसकी उत्पादन क्षमता कम है वो कंपनी या वो कारखाना या वो इंडस्ट्री जो है उसके पास कम टेक्नोलॉजी हो, कम संसाधन हो,
कम कार्य कुशलता हो, कम स्किल के व्यक्ति जो है वहाँ पे काम कर रहे हों। वहीं दूसरी तरफ दूसरी कंपनी की उत्पादन क्षमता इसलिए अधिक है क्योंकि उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ, मतलब वैश्वीकरण का जब प्रारंभ हुआ भारत में, तो उन कंपनीज ने क्या देखा, भारत की कंपनीज ने या भारत की इंडस्ट्री ने क्या देखा, ये देखा कि ये जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो अभी अभी नई आई है, लेकिन इनकी उत्पादन क्षमता तो हमसे भी ज़्यादा है। मतलब इनके पास हमसे ज़्यादा रिसोर्सेस हैं, हमसे ज़्यादा संसाधन है, हमसे ज़्यादा टेक्नोलॉजी है। तो उन कंपनी की, उस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ तो प्रतियोगिता हुई ही, साथ ही साथ इन दोनों कंपनियों के बीच भी प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न हुई और ये दोनों कंपनियां रोज़ नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगी, उस बहुराष्ट्रीय कंपनी से सीखने लगी। क्यों? क्योंकि ये भी अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाना चाहती थी। तो इस तरीके से वैश्वीकरण के फलस्वरूप जो है भारत में प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि हुई। प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि होने से क्या हुआ, उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी हुई। साथ ही साथ ये दोनों कंपनियां अपनी क्वालिटी को मैनेज करने में लग गई कि हम अच्छी क्वालिटी के उत्पाद लेके आएंगे, हम अच्छी क्वालिटी के उत्पाद लेके आएंगे। तो भारत में क्या हुआ, भारत में लोगों को अच्छी क्वालिटी के उत्पाद भी उपलब्ध हो गए। साथ ही साथ भारत में लोगों को अच्छी क्वालिटी के उत्पाद उपलब्ध होने के साथ साथ एक ही वस्तु के कई सारे ऑप्शन भी उपलब्ध हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत में वैश्वीकरण का क्या सकारात्मक प्रभाव है। तीसरा प्रभाव देखते हैं नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में सहायक। अब वैश्वीकरण नई प्रौद्योगिकी के प्रयोग में कैसे सहायक है, जैसा कि मैंने अभी इसमें आपको बताया कि जब कंपनियां नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगी अपनी कार्य क्षमता को बढ़ाने में, अपनी उत्पादन की क्वालिटी को बढ़ाने में, तो ये किसके जरिए संभव हुआ, एक नई प्रौद्योगिकी का प्रयोग करने के फलस्वरूप। मतलब भारत की कंपनीज या इंडस्ट्री हैं वो नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करने लगी। चौथा सकारात्मक प्रभाव यहाँ पे हम देखते हैं कि अच्छी उपभोक्ता वस्तुओं की प्राप्ति, मतलब कि हमें क्वालिटी वाले प्रोडक्ट प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही साथ उन क्वालिटी वाले प्रोडक्ट के भी कई सारे विकल्प हमारे सामने उपलब्ध हैं। तो ये भी एक सकारात्मक बात हुई। आगे बढ़ते हैं, नए बाजार तक पहुंच। बिल्कुल, भारत का जो घरेलू बाजार था अब वो सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रह गया। भारत का माल जो है दूसरे देशों में भी निर्यात होने लगा। दूसरे देशों के नए बाजार तक भारत के उत्पादों की पहुंच हो गई। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है उत्पादन के स्तर को उन्नत करना। उत्पादन के स्तर को उन्नत करने से यहाँ पे क्या मतलब है, मतलब भारत की प्रोडक्टिविटी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता गया। धीरे धीरे कार्य क्षमता में वृद्धि हुई, धीरे धीरे क्वालिटी प्रोडक्ट में वृद्धि हुई। अच्छी क्वालिटी के दिन ब दिन अच्छे उत्पाद आपके सामने आने लगे। उपभोक्ताओं के सामने जो है कई सारे विकल्प उपलब्ध हो गए। उसके बाद हम देखें बैंकिंग तथा वित्तीय क्षेत्र में सुधार हुआ। तो बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में कैसे सुधार हुआ, जब हम एक देश से माल मंगाएंगे और अपना माल दूसरे देशों को भेजेंगे, मतलब आयात और निर्यात यहाँ पे हो रहा है। जब आयात और निर्यात होगा तो पूंजी भी एक्सचेंज होगी। जब हम यहाँ से कुछ माल दूसरे देश को भेजेंगे, दूसरे देश से कुछ माल जो है हम खरीदेंगे, मतलब आयात भी हो रहा है और निर्यात भी हो रहा है, तो हमें क्या होगा, हम पूंजी को एक्सचेंज कर रहे हैं, कैपिटल को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो दूसरे देशों की जब कैपिटल हमारे यहाँ आएगी और अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा हुई तो क्या हो रहा है, यही हो रहा है ना कि हमारे बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में सुधार हो रहा है। उसके बाद हम देखें मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास। यहाँ मानवीय पूंजी की क्षमता के विकास से क्या मतलब है, मानवीय पूंजी क्या होती है, तो देखते हैं कि मानवीय पूंजी क्या होती है। मानवीय पूंजी से यहाँ मतलब है कि मानव की शिक्षा, आपकी और हमारी एजुकेशन कैसी है, एजुकेशन का लेवल कैसा है, हम और आप, एक मानव कितना स्किल्ड है, कितनी स्किल एक मानव को आती है, कितनी टेक्नोलॉजी से वो परिचित है।
तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन से मतलब वैश्वीकरण में जब वृद्धि हुई और वैश्वीकरण की प्रक्रिया जब भारत में चालू हुई तो हमें हर स्तर की एजुकेशन भी मिलने लगी, हम हर चीज़ों को सीखने लगे, हम नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने लगे, धीरे धीरे हमारी स्किल दिन ब दिन बढ़ने लगी। तो क्या हो रहा है? यही तो हो रहा है कि मानवीय पूंजी की क्षमता का विकास हो रहा है। तो ये सारे जो है भारत में वैश्वीकरण के सकारात्मक प्रभाव जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण के भारत में क्या नकारात्मक प्रभाव हैं, इन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो पहला जो नकारात्मक प्रभाव है वो है कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा। कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा, इससे क्या मतलब है? मतलब कि जो कृषि आधारित उद्योग थे या जो हमारी कृषि है, ठीक है, दोनों को धीरे धीरे घाटा होने लगा, दोनों जो है अब उस लेवल पे नहीं रह गए। जबकि आप सभी जानते होंगे कि भारत की 75% जनसंख्या जो है, खास तौर से ग्रामीण जनसंख्या जो है, कृषि पर निर्भर है, कृषि से निर्मित उत्पाद पर उपलब्ध है। जो उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं उन पर निर्भर है। लेकिन क्या हुआ? ये हुआ कि जब बहुराष्ट्रीय कंपनियां यहाँ पे आ रही हैं, वैश्वीकरण बढ़ रहा है, तो उन कंपनियों को अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए एक जगह तो चाहिए। धीरे धीरे जनसंख्या भी बढ़ रही है हमारे देश की। आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक विशेष आर्थिक क्षेत्र भी लगाया जा रहा है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक ऐसा जोन है जहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, तो उसके लिए भी एक अलग से स्पेस चाहिए। साथ ही साथ इन इंडस्ट्रीज के आने से पॉल्यूशन की समस्या भी उत्पन्न हो रही है, प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। तो प्रदूषण से सीधा खतरा किसको है? कृषि को है। जब जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जगह की कमी होती जा रही है, तो किसको खतरा है? कृषि को खतरा है। तो सीधा अपन डायरेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि वैश्वीकरण के फलस्वरूप कृषि एवं कृषि आधारित उद्योगों की उपेक्षा ही की जा रही है। कृषि और कृषि आधारित जो उद्योग हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, उनको खतरा उत्पन्न होता जा रहा है। तो एक नकारात्मक प्रभाव आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं दूसरे प्रभाव की तरफ, कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव। कुटीर एवं लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव कैसे पड़ा वैश्वीकरण का? तो वो ऐसे पड़ा, कुटीर उद्योग वो उद्योग होते हैं जो एक छोटी छोटी जगहों में स्थापित किए जाते हैं और उनमें कुछ गिनती के लोग ही काम करते हैं। वो सब मिलके छोटी छोटी वस्तुओं का निर्माण करते हैं और उन वस्तुओं का निर्माण हाथों से किया जाता है। अब जब किसी वस्तु का निर्माण मशीन की बजाय हाथ से किया जाए तो उसमें समय तो लगेगा, बिल्कुल लगेगा, समय भी ज़्यादा लगेगा और श्रम भी ज़्यादा लगेगा, मतलब हमारी मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। अब जब श्रम ज़्यादा लग रहा है, समय ज़्यादा लग रहा है, मेहनत ज़्यादा लग रही है, तो वो उत्पाद जो हैं उन उत्पादों की कीमत भी ज़्यादा होगी। अब अगर कोई उत्पाद ज़्यादा कीमत पे मिल रहा है और वैसा ही कोई दूसरा उत्पाद कम कीमत पे मिल रहा है, तो आप किसको लेना पसंद करेंगे? आप प्रेफर करेंगे कि जो उत्पाद हमें कम कीमत पे मिल रहा है हम उसे लेंगे, किसी उत्पाद की हम ज़्यादा कीमत क्यों दें? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां जब भारत में आई, जब बड़े बड़े उद्योग और कारखाने यहाँ पे लगाए गए और मशीनों के द्वारा हर वस्तुओं का निर्माण होने लगा, तो कम समय और कम मेहनत में एक जैसी कई सारी वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा। जहां 100 वस्तुओं के निर्माण में मान लो कि पूरे 24 घंटे लगते थे, ठीक है, वहीं पे उन 100 वस्तुओं का निर्माण मात्र 1 घंटे में होने लगा। तो यहाँ पे समय भी कम लग रहा है, मेहनत भी कम लग रही है। तो यहाँ पे चीज़ें कैसी मिलेंगी? यहाँ पे चीज़ें महंगी मिलेंगी। तो सीधी सी बात है, इनका असर किस पे पड़ा? वैश्वीकरण की उस प्रक्रिया का असर किस पे पड़ा? कुटीर और लघु उद्योगों पर पड़ा। क्यों? क्योंकि वो धीरे धीरे उनकी आय जो है वो कम होने लगी और धीरे धीरे एक समय के बाद वो बंद भी होने लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको तीसरा नकारात्मक प्रभाव दिया गया है, रोजगार पर विपरीत प्रभाव। अब रोजगार पर कैसे विपरीत प्रभाव पड़ता है? जब कुटीर और लघु उद्योगों पर विपरीत प्रभाव पड़ा कि धीरे धीरे वो बंद होने लगे या उनकी बनाई हुई वस्तुओं की डिमांड कम होने लगी, उसके बाद
कृषि एवं कृषि आधारित उद्योग जो हैं उन पर भी खतरा मंडराया। तो सीधी सी बात है कि रोजगार पर तो विपरीत प्रभाव पड़ा ही। क्यों? क्योंकि जो कुटीर और लघु उद्योग में काम करने वाले व्यक्ति थे उनके रोजगार के साधन जो है उनसे छिनने लगे। जो व्यक्ति कृषि क्षेत्र में काम करते थे उनसे भी उनका रोजगार छिनने लगा। तो धीरे धीरे वैश्वीकरण के फलस्वरूप समाज का एक तबका जो है उसका रोजगार छिनने लगा, तो रोजगार पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगा। उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण कम निवेश भी हुआ, ये एक बहुत बड़ा कारण है। अब यहाँ पे आधारभूत संरचना से आप क्या समझते हैं? आधारभूत संरचना जैसे कि सड़क की उपलब्धता, पक्की सड़कों की उपलब्धता, बिजली की उपलब्धता, पानी की उपलब्धता, ये सारी चीज़ें क्या है, एक उद्योग को लगाने के लिए और उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है ये। अगर किसी एक गांव से दूसरे गांव या एक शहर से दूसरे गांव तक जाने का रास्ता सही ना हो तो वहां पे परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। तो माल का आयात और निर्यात कैसे होगा? वहां पे बिजली की पहुंच नहीं होगी तो कैसे वहां का जीवन संभव होगा? वहां पे पानी की उचित उपलब्धता नहीं होगी तो कैसे प्रोडक्शन होगा? ठीक है, तो अगर किसी जगह पे आधारभूत संरचनाओं का विकास कम हुआ है तो वहां पे निवेश भी कम होगा, इन्वेस्टमेंट भी कम होगा, या तो होगा ही नहीं। तो जरूरी नहीं कि आप जिस देश में रहते हैं या आप भारत देश में रहते हैं वहां के हर इलाके में आधारभूत संरचना का पर्याप्त विकास हुआ ही हो। भारत में भी ऐसी कई क्षेत्र हैं, कई जगहें हैं जहां पे आधारभूत संरचना उपलब्ध नहीं है या कम मात्रा में उपलब्ध है, तो वो क्षेत्र एक पिछड़े क्षेत्र के रूप में ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फिर आधारभूत संरचना के कम विकास के कारण इन्वेस्टमेंट भी कम होता है। तो चलिए अब आगे इसके बाद हम देखते हैं कि चलिए यहाँ पे आपको एक इमेज नजर आ रही होगी जिसमें वैश्वीकरण का एक नकारात्मक रूप से आपको दिखाया गया है कि वैश्वीकरण का क्या नकारात्मक प्रभाव है। ये जो आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, ये मान लो कि किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी का मालिक है। वो कह रहा है कि वैश्वीकरण में ही मजा है। वो क्यों कह रहा है कि वैश्वीकरण में ही मजा है? क्योंकि उसको वैश्वीकरण के जरिए ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। यहाँ पे आपको एक छोटी सी बच्ची दिख रही है, वो कह रही है कि ध्यान रहे आप हमारी दुनिया से खेल रहे हैं, किसी दिन आपको इसकी कीमत जरूर चुकानी पड़ेगी। कैसे? क्योंकि इसके नकारात्मक प्रभाव सीधे सीधे सामने ये आ रहे हैं। जब किसी चीज के नकारात्मक प्रभाव भी हैं तो सीधी सी बात है कि कहीं ना कहीं उस चीज का अंत होगा भी, या फिर वो चीज किसी दूसरे रूप में उभर के सामने आएगी। तो इन नकारात्मक प्रभावों को भी दूर करने के प्रयास किए जाएंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से वैश्वीकरण एक तरफ अच्छा है तो कहीं ना कहीं दूसरी तरफ वैश्वीकरण के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ आर्थिक सुधारों के बारे में कि भारत में 1991 में आर्थिक सुधार किस तरीके से हुए थे। तो सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि आर्थिक सुधारों का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। आर्थिक सुधारों के अर्थ के अंतर्गत आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, भारत में आर्थिक सुधारों का मतलब उन नीतियों से है जिनका प्रारंभ 1991 से अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि के दृष्टिकोण से किया गया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आती है कि भारत में आर्थिक सुधार जो है 1991 से प्रारंभ किए गए थे। अब जब भारत में आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए तो क्या क्या किया गया, क्या क्या सकारात्मक चीजें की गई और क्या क्या चीजें पहले की देखी गई कि इन सुधारों को हमें करना चाहिए। ये चीज़ें जो हैं कुछ ऐसी पुरानी चीज़ें हैं जो हमें भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने से रोक रही हैं। तो भारत सरकार ने 1991 के आर्थिक सुधारों के माध्यम से क्या क्या किया कि अर्थव्यवस्था में कुशलता, उत्पादकता, लाभदायकता एवं प्रतियोगिता की शक्ति के स्तरों में वृद्धि की। कैसे की कि अपने जो व्यक्ति हैं, यहाँ भारत में काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी कुशलता में वृद्धि की, उनकी एजुकेशन में वृद्धि की, उनको टेक्नोलॉजी से परिचित कराया,
उत्पादकता में वृद्धि की, प्रोडक्टिविटी में वृद्धि की। साथ ही साथ जब इन दोनों चीज़ों में वृद्धि होगी तो प्रॉफिट तो होगा ही। उसके बाद जो है जब सब कंपनियों का प्रॉफिट होने लगेगा तो उनमें ये आएगा, उनमें एक कंपटीशन की भावना आएगी, उनमें एक प्रतियोगिता की भावना आएगी और सब आगे बढ़ने की दिशा में काम करेंगे कि हमारी कंपनी आगे बढ़े, हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो। तो यहाँ पे प्रतियोगिता शक्ति में वृद्धि भी आपको नजर आएगी। उसके बाद ये आर्थिक सुधार जो है 3 नीतियों के बलबूते पर किए गए थे। वो नीतियां आप पहले भी देख चुके हैं या वो विशेषताएं आप पहले भी देख चुके हैं। वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? एक तो है उदारीकरण, दूसरा है निजीकरण और तीसरा है वैश्वीकरण, मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये आर्थिक सुधार जो है उदारीकरण, निजीकरण तथा वैश्वीकरण की नीतियों पर आधारित हैं। इन्हें हम एलपीजी नीति भी कहते हैं। तो उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों के बारे में आप परिचित ही हैं। तो निजीकरण के जरिए क्या किया गया, एक बार फिर से अपन रिपीट कर लेते हैं। तो निजीकरण के जरिए क्या किया गया, या निजीकरण की नीति या प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी क्या कहती है? प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी कहती है कि जब जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, जो गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में इंडस्ट्रीज काम करती हैं, उनको निजी क्षेत्र के हाथों में सौंप देना। मतलब निजी क्षेत्र का गवर्नमेंट सेक्टर की इंडस्ट्रीज पर पूर्ण या आंशिक रूप से अधिकार हो जाना। वहीं दूसरी तरफ उदारीकरण क्या है कि व्यापारिक अवरोध जो हैं, अगर किसी व्यापार विशेष को या किसी उद्योग विशेष को शुरू करने के लिए किसी विशेष कोटा या लाइसेंस की आवश्यकता होती है, तो उदारीकरण के जरिए सरकार ने क्या किया कि उन व्यापारिक अवरोधों को हटा दिया। और निजीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप किसका जन्म हुआ? वैश्वीकरण का जन्म हुआ। तो ये 3 नीतियां जो हैं आर्थिक सुधार की वृद्धि में सहायक सिद्ध होती हैं। आगे बढ़ते हैं। इन आर्थिक सुधारों को हम आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे अपन ने क्या देखा कि आर्थिक सुधार क्या है, कब शुरू हुए, इनका अर्थ क्या है और ये किन नीतियों के फलस्वरूप हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत के क्या कारण थे, इन पे एक बार नजर डाल लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से कारण थे जिन कारणों की वजह से भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। तो यहाँ पे आप देखें कि भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को गति प्रदान करने के लिए कैसे भारत की आर्थिक व्यवस्था को विकास दर की गति की आवश्यकता क्यों हुई? तो 1970 का जो दशक था, 1970 के दशक में और आज़ादी के बाद में, मतलब आज़ादी के बाद से लेकर 1970 तक के दशक में भारत की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। भारत आर्थिक रूप से बहुत पिछड़े देशों की श्रेणी में आता जा रहा था। इवन एक समय तो ये भी हुआ कि भारत को जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में, ब्रिटेन की बैंक में, बैंक ऑफ इंग्लैंड में 49 क्विंटल सोना, 49 क्विंटल गोल्ड जो है बंधक बना के रखना पड़ा था। तो जब भारत ने इन सारी आर्थिक समस्याओं का सामना किया और देखा कि हम आर्थिक रूप से दिन ब दिन पिछड़ते ही जा रहे हैं, दूसरे देशों से हमें उधार लेना पड़ रहा है अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, तो तब ये महसूस किया गया कि भारत में आर्थिक सुधारों की ज़रूरत है और जितने जल्दी वो आर्थिक सुधार हो पाए उतने जल्द से जल्द किए जाएं। इसलिए 1991 में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के फलस्वरूप भारत की अर्थव्यवस्था की विकास दर को गति प्रदान करने के लिए भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि आय असमानताओं को कम करके गरीबी को कम करना। आय में असमानता, भारत के सारे वर्ग के लोगों की आय जो है समान नहीं थी, हालांकि अभी भी समान नहीं है, लेकिन उस समय आय में असमानता अत्यधिक थी कि अमीर व्यक्ति और अमीर होता जा रहा था और गरीब व्यक्ति और गरीब होता जा रहा था। तो गरीबी को कम करने के लिए और आय असमानता को भी कम करने के लिए, मतलब सबकी इनकम में इक्वेलिटी लाने के लिए जो है भारत में आर्थिक सुधारों की आवश्यकता को लाया गया, आर्थिक सुधारों की आवश्यकता महसूस की गई। उसके बाद आप देखते हैं कि विदेशी निवेश के महत्व पर भी अधिक जोर दिया गया।
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, ये तीनों किसको प्रोत्साहित कर रही हैं? ये विदेशी निवेश को ही प्रोत्साहित कर रही हैं। विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए ही विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को प्रोत्साहित किया गया था। श्रम कानूनों में लचीलापन लाया गया था। तो विदेशी निवेश के महत्व पर भी जोर दिया। उसके बाद आप देखते हैं कि आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, अब जब हमारे पास ना संसाधन उपलब्ध थे, ना टेक्नोलॉजी उपलब्ध थी, तो यहाँ की जनसंख्या की ज़रूरतों को पूरा करने के हिसाब से जो है प्रोडक्शन उतना हो ही नहीं पा रहा था। हमारे पास उतनी चीज़ें थी ही नहीं। तो हम क्या करने लगे? हम दूसरे देशों पर आयात पर निर्भर रहने लगे। दूसरे देशों से हम चीज़ें आयात करने लगे। उससे क्या होता था? उससे ये होता था कि हमें छोटी से छोटी वस्तु के भी ज़्यादा से ज़्यादा दाम चुकाने पड़ते थे। तो एक तरीके से कहा जाए हमारा खजाना खाली होता जा रहा था। अब अगर हम वही उत्पाद अपने देश में बनाएं तो हमें एक तो आयात पर जो टैक्स लग रहा है वो भी नहीं देना पड़ेगा, और दूसरे देशों से जो ज़्यादा कीमतों पर वस्तुएं यहाँ पे आयात हो रही हैं वो भी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि प्रोडक्शन हम यहीं पे बढ़ा रहे हैं। तो भारत ने आयात पर दूसरे देशों से निर्भरता को कम करने के लिए आर्थिक सुधारों को अपनाया। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं कि आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति के क्या उद्देश्य थे। उद्देश्यों की तरफ नजर डालते हैं। तो आर्थिक सुधार या नई आर्थिक नीति के उद्देश्य कुछ इस प्रकार से हैं। पहला उद्देश्य है उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता एवं उत्पादकता स्तर में सुधार लाना। जो उत्पादन की इकाइयां हैं, प्रोडक्शन की जो यूनिट्स हैं, जहां पे भारत की इंडस्ट्रीज लगाई गई हैं, उद्योग लगाए गए हैं, जिन्हें हम यहाँ पे उत्पादन इकाइयां कह रहे हैं, प्रोडक्शन यूनिट कह रहे हैं, उनकी कार्यकुशलता में वृद्धि करना कि वो एक अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, एक अच्छी स्किल के साथ काम कर सकें, ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी क्वालिटी में और ज़्यादा मात्रा में हो, मतलब क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों इंक्रीज हो। उत्पादकता स्तर में भी सुधार लाना, उत्पादन इकाइयों की कार्यकुशलता में वृद्धि करना और प्रोडक्शन का लेवल भी बढ़ाना। एक उद्देश्य ये हो गया। दूसरे उद्देश्य की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा उद्देश्य है उत्पादन इकाइयों की प्रतियोगिता क्षमता को भी बढ़ाना। अलग अलग प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं उनके बीच में कंपटीशन को लाना। उनके बीच में जब कंपटीशन लाया जाएगा तो दोनों कंपटीशन करके अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंक्रीज करेंगी। साथ ही साथ क्वालिटी और क्वांटिटी इंक्रीज करने के साथ जो है एक इंडस्ट्री चाहेगी कि हम कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ दें, दूसरी चाहेगी कि हम इस कंपनी से भी कम पैसे में ज़्यादा अच्छी चीज़ लोगों तक पहुंचाएं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रोडक्शन यूनिट के बीच एक कंपटीशन भी क्रिएट किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा उद्देश्य देखते हैं। भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट या विदेशी निवेश की ही यहाँ पे बात कही जा रही है। यहाँ भी विनियोग से आशय या विनियोग से मतलब है निवेश, विदेशी निवेश या फॉरेन इन्वेस्टमेंट से है। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि भूतकाल की तुलना में विदेशी विनियोग या विदेशी निवेश और तकनीक का अधिक से अधिक उपयोग करना। जितना उपयोग 1991 के पहले हम करते थे, किस किस का? एक तो विदेशी निवेश का, मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का, और दूसरी चीज किसका? दूसरी चीज टेक्नोलॉजी का। तो अब हम ज़्यादा से ज़्यादा उन दोनों चीज़ों का यूज़ करें ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी जो है बढ़ा सकें, प्रोडक्शन के लेवल को बढ़ा सकें। उसके बाद आर्थिक विकास दर को बढ़ाना। भारत की आर्थिक विकास दर जो धीरे धीरे नीचे गिरती जा रही थी, अब वो एक एक सीढ़ी करके, एक एक पायदान चढ़ के धीरे धीरे बढ़ती जाए। तो ये तो देखे अपन ने आर्थिक विकास के कुछ उद्देश्य देखे। इसके बाद हम देखते हैं पांचवा उद्देश्य क्या था आर्थिक विकास का या आर्थिक सुधार का। आर्थिक विकास के लिए विश्वव्यापी संसाधनों का प्रयोग करना। वर्ल्ड में जितने भी संसाधन हैं जो हमारे काम के हैं वो हम उपयोग में लाएं। जिस देश में जो संसाधन कम कीमत पर उपलब्ध है, जो रॉ मटेरियल कम कीमत पर उपलब्ध है, जहाँ की टेक्नोलॉजी हमें सबसे अच्छी लगे,
इन सारी चीजों को अपनी अर्थव्यवस्था में जोड़ना और अपनी अर्थव्यवस्था की विकास दर को बढ़ाना, वो कैसे होगा? जब हम विश्वव्यापी संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठवां पॉइंट क्या है। तो वित्तीय क्षेत्र में सुधार लाना तथा इसे आधुनिक बनाना। वित्तीय क्षेत्र में सुधार कैसे लाया जाएगा? जब हमारी कंट्री से दूसरे देशों को माल निर्यात होगा और दूसरी कंट्री से हमारे देशों को माल आयात होगा, तो क्या हो रहा है? हमारी कैपिटल एक्सचेंज हो रही है, पूंजी का जो है एक देश से दूसरे देश में प्रवाह बना हुआ है, कैपिटल फ्लो बना हुआ है। तो जब दूसरे देशों की जो करेंसी है हमारे देश में आएगी, वो कैसे आएगी? जब हम अपना माल, अपना प्रोडक्शन, अपना उत्पादन जो है दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे, तो उनकी पूंजी बदले में हमारे यहाँ आई। तो उनकी पूंजी की वैल्यू अगर भारत की पूंजी से ज़्यादा है, मतलब भारत की मुद्रा से ज़्यादा है, तो क्या होगा? तो भारत में बैंकिंग क्षेत्र में या वित्तीय क्षेत्र में, एक फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार ही हो रहा है, क्योंकि भारत की कैपिटल बढ़ रही है। किसके फलस्वरूप? वैश्वीकरण के फलस्वरूप। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई? आर्थिक सुधारों के फलस्वरूप हुई। तो आर्थिक सुधार का ये उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे भारत सरकार ने वित्तीय क्षेत्र में या फाइनेंशियल सेक्टर में सुधार को वो लोग लेके आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के कार्य संपादन में सुधार लाना। सार्वजनिक क्षेत्र से यहाँ पे क्या मतलब है? सार्वजनिक क्षेत्र से यहाँ पे मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर से। गवर्नमेंट सेक्टर में कैसे सुधार आएगा? गवर्नमेंट सेक्टर की वर्किंग प्रोसेस में या कार्य संपादन में या वर्किंग परफॉर्मेंस में कैसे सुधार आएगा? वो इस तरीके से सुधार आएगा। आपने निजीकरण के बारे में सुना है, मैंने आपको निजीकरण के बारे में बताया है। तो निजीकरण की प्रक्रिया क्या कहती है? प्राइवेटाइजेशन की प्रोसेस में क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण में ये होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम है, गवर्नमेंट सेक्टर की जो इंडस्ट्रीज हैं, उन पर प्राइवेट सेक्टर का आंशिक या पूर्ण रूप से स्वामित्व हो जाता है या अधिकार हो जाता है। या फिर गवर्नमेंट सेक्टर और निजी क्षेत्र, मतलब प्राइवेट सेक्टर, दोनों मिलके काम करने लगते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की वर्किंग परफॉर्मेंस है, कार्य संपादन है, उसमें धीरे धीरे सुधार आएगा। तो ये तो हो गए आर्थिक सुधारों के कुछ उद्देश्य अपन ने देखे। उसके बाद हम देखते हैं कि आर्थिक सुधारों या नई आर्थिक नीतियों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। वही 3 विशेषताएं हैं। आर्थिक सुधार किन 3 वजहों से हुआ था? वो कौन सी 3 विशेषताएं थी? निजीकरण, उदारीकरण और विश्वव्यापीकरण। निजीकरण किसे कहते हैं वो भी आपको पता है, उदारीकरण किसे कहते हैं वो भी आपको पता है, और निजीकरण और उदारीकरण के फलस्वरूप वैश्वीकरण कैसे भारत में आया वो भी आपको पता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं वैश्वीकरण और आम आदमी। वैश्वीकरण का आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में देखते हैं कि वैश्वीकरण और आम आदमी एक दूसरे से किस तरीके से संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सामान्यतया आम आदमी मतलब कि कॉमन मैन, आप और हम, सामान्यतः आम आदमी समाज के ऐसे वर्ग समूह को कहते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये समझना है कि आम आदमी किस वर्ग में आता है, किस वर्ग समूह में आता है। तो एक आम आदमी जो है समाज के ऐसे समूह को कहते हैं जो मध्यम अथवा निम्न श्रेणी के लोग हैं। मध्यम या निम्न श्रेणी के लोग हैं। अमीर वर्ग की यहाँ पे बात नहीं हो रही। जो मध्यम श्रेणी के या निम्न श्रेणी के या गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्ति हैं, उनको जो है आम आदमी कहा गया है। तो जो आम आदमी, जो व्यक्ति मध्यम या निम्न श्रेणी के लोग होते हैं, जो सामान्य उपभोग की वस्तुओं से भी वंचित रहते हैं, मतलब उनको बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति भी अच्छे से नहीं हो पाती है। बुनियादी आवश्यकताएं जैसे आपकी रोटी, कपड़ा, मकान, आजकल बिजली, पानी, रहने की उचित व्यवस्था, साफ सफाई की व्यवस्था, अगर वो इन सुविधाओं से भी वंचित हैं, अगर वो इन सुविधाओं से भी वंचित होते हैं, तो वो किस तरीके से जो है वैश्वीकरण का शिकार हैं। एक तो वो ऑलरेडी मतलब बेसिक सुविधाएं जो है, बुनियादी सुविधाएं, वो उन तक नहीं पहुंच रही, और साथ ही साथ वैश्वीकरण भी लाके आपने रख दिया, तो उसका उन आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आम आदमी
किन्हें कहा जाता है? जो मध्यम या निम्न श्रेणी समूह के लोग होते हैं, जो अपनी सामान्य उपभोग की वस्तुओं से भी या सामान्य उपभोग की सुविधाओं से भी वंचित होते हैं, जो किसी ना किसी तरह बस अपना जीवन चला रहे हैं, बस अपना पेट पाल रहे हैं, उनको क्या कहा जाता है? आम आदमी कहा जाता है। और भारत देश की पूरी जनसंख्या का थोड़ा ना बहुत 85% लोग ऐसे हैं जो जीवन यापन की सामान्य सुविधाओं से भी वंचित हैं, जो जीवन यापन की उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जो दूसरे अन्य समूह के लोग उठाते हैं। उन्हें अपने जीवन की जो रोटी कपड़ा मकान है उसको भी वो बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं। आम आदमी में सिर्फ यहाँ पे गरीबी रेखा के नीचे के लोग ही नहीं हैं, बल्कि गरीबी रेखा के उस सीमा क्षेत्र के ऊपर भी बहुत से लोग हैं जिन्हें सामान्य जीवन उपयोगी की सुविधाएं भी बहुत मुश्किल से मिल पाती हैं। चलिए, ये तो जाना हमने कि आम आदमी क्या है। अब देखते हैं कि आम आदमी पर वैश्वीकरण के क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला सकारात्मक प्रभाव आम आदमी पर जो पड़ता है वो इस प्रकार से है कि उपयोग के आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता। वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ कि देश में नई नई चीजें आई, नए नए संसाधन आए, तो वो सारे ऑप्शन आम आदमी के लिए भी खुल गए। जिन ऑप्शंस का, जिन विकल्पों का या जिन संसाधनों का वो प्रयोग कर सकता था, उनका प्रयोग भी वो करने लगा। दूसरी बात यहाँ पे क्या आती है कि रोजगार की बढ़ी हुई संभावनाएं। कैसे? वैश्वीकरण के फलस्वरूप जब कोई मल्टीनेशनल कंपनी भारत में एक कंपनी स्थापित करती है या इंडस्ट्री स्थापित करती है, तो उसको उसमें काम करने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ी। तो जो व्यक्ति जिस काम के योग्य था उसको उसके हिसाब से जो है रोजगार उपलब्ध हो पाया। तीसरी बात जो निकल के आती है, तीसरा सकारात्मक प्रभाव जो आता है, आधुनिकतम तकनीक की उपलब्धता। जो वर्तमान में तकनीक उपलब्ध है, जो वर्तमान में नई नई टेक्नोलॉजी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, रोज हम नई नई टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, वो सारी की सारी जो है आम आदमी तक भी पहुंचने लगी, या जिन टेक्नोलॉजी का वो यूज़ अपने रोज़मर्रा के जीवन में कर सकता था, उन टेक्नोलॉजी का यूज़ भी वो करने लगा। तो इस तरीके से कुछ आम आदमी पर कुछ सकारात्मक प्रभाव थे। अब देख लेते हैं कि आम आदमी पर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़े। तो यहाँ पे कुछ आम आदमी पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव जो कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे, उनको भी देख लेते हैं। बेरोजगारी बढ़ने की आशंका। अभी आप कहेंगे कि आपने सकारात्मक प्रभाव में बोला कि आम आदमी पर जो है वैश्वीकरण के फलस्वरूप एक सकारात्मक प्रभाव ऐसा भी पड़ा कि जिसमें उसके रोजगार में वृद्धि हुई। दूसरी तरफ आप कहेंगे कि यहाँ पे बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो बेरोजगारी कैसे बढ़ रही है और किन लोगों को रोजगार मिल रहा है, इसमें अपन अंतर जान लेते हैं। तो बेरोजगारी क्यों बढ़ी और कुछ लोगों को रोजगार क्यों मिला? रोजगार ऐसा नहीं है कि सबको मिला, रोजगार उनको ही मिला जो व्यक्ति उस पर्टिकुलर काम करने की क्वालिफिकेशन रखते थे या योग्यता रखते थे, जिनके पास वो पर्टिकुलर डिग्री थी या पर्टिकुलर स्किल थी। तो उन व्यक्तियों के रोजगार बढ़ने की संभावनाएं धीरे धीरे बढ़ती गई, ठीक है। और दूसरी तरफ बेरोजगारी कैसे बढ़ी कि जो वेल एजुकेटेड लोग नहीं हैं, जिनके पास उस काम को करने की एक पर्टिकुलर डिग्री नहीं है, ना ही वो शिक्षा उपलब्ध कर सकते हैं, शिक्षा जो है प्राप्त कर सकते हैं, या फिर उनके पास संसाधनों की उपलब्धता नहीं है, तो उनके साथ क्या होगा? उनके साथ तो ये होगा कि ना उनके पास एजुकेशन है, ना स्किल है, और मशीनों के चलते जो है उनको काम धंधा भी नहीं मिल पा रहा है। जो काम वो पहले अपने हाथों से कर रहे थे, वो काम अब एक मशीन करने लगी। तो भाई बाजार में तो प्रोडक्शन बढ़ ही रहा है ना। बाजार में जो है, जहाँ पे पहले आदमियों के काम करने से कोई चीज 100 की क्वांटिटी में आती थी, मान लो 1 घंटे में, वहीं वो चीज जो है 1 घंटे में 1000 की क्वांटिटी में आने लगी। तो उन लोगों का स्थान किसने ले लिया? इंसानों का स्थान मशीन ने ले लिया। तो इंसानों में क्या बढ़ी? बेरोजगारी बढ़ी। तो यहाँ पे वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव कैसे हुआ, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं,
उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र में बढ़ती हुई प्रतियोगिता, बिल्कुल एक उद्योग दूसरे उद्योग से कंपटीशन करने लगा, एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से जो है कंपटीशन करने लगा। ठीक है, भले ही उनकी उत्पादकता अच्छी हो या ना हो, सबको लगा कि हम कम कीमत पर ज्यादा सामान उपलब्ध कराएं, हम कम कीमत पर ज्यादा सामान उपलब्ध कराएं। तो कहीं कहीं कुछ लोगों ने क्वालिटी भी मैनेज करी, लेकिन कहीं कहीं कुछ लोगों ने सस्ते के चक्कर में क्वालिटी को गिराया और ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करने के चक्कर में जो है दो कंपनियां या दो व्यापार या दो उद्योगों के बीच कंपटीशन की भावना भी जो है विकसित हुई। उसके बाद श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव पड़ा। किस तरीके से पड़ा? जैसे कि आप वैश्वीकरण के फलस्वरूप जानते हैं कि सरकार ने एक प्रयास किया था श्रम कानूनों में लचीलापन लाने का। तो श्रम कानूनों में लचीलापन के फलस्वरूप वो क्या करते हैं? श्रम कानूनों में लचीलापन लाने के फलस्वरूप वो ये करते हैं, उन्हें ये नीति अपनाई, सरकार ने ये नीति अपनाई कि जब जितने व्यक्तियों की जिस काम के लिए आवश्यकता होगी तब सिर्फ उतने ही व्यक्ति उस काम के लिए नियोजित किए जाएंगे। जैसे कि सरकार का कोई प्रोजेक्ट 3 साल के लिए है, तो सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए ही उस पर्टिकुलर स्किल के व्यक्ति जो है उस पर्टिकुलर काम करने के लिए नियोजित किए जाएंगे। और जैसे ही 3 साल खत्म होंगे, जैसे ही 3 साल में हमारा वो प्रोजेक्ट खत्म होगा, उन व्यक्तियों को काम से निकाल दिया जाएगा। तो दो तरीके से यहाँ श्रम संगठनों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। कैसे? एक तो सिर्फ उन्हें पर्टिकुलर टाइम के लिए ही काम मिल रहा है कि सिर्फ 3 साल के लिए ही मिल रहा है, दूसरी तरफ सबको काम नहीं मिल रहा है। जिस व्यक्ति के पास उस काम करने की विशेष योग्यता है, सिर्फ उन्हीं को जो है काम मिल रहा है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्यम और छोटे उत्पादकों की कठिनाई, जो लघु उद्योग या कुटीर उद्योग हैं, धीरे धीरे उनका उद्योग जो है धीमा पड़ने लगा, उनका उत्पादन जो है वो धीमा पड़ने लगा। क्यों पड़ने लगा? क्योंकि उनका स्थान किसने ले लिया? उनका स्थान जो है मशीनों ने ले लिया, जिससे वो जो मध्यम और लघु उत्पादक थे या मध्यम और छोटे उत्पादक थे, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग थे, जो वो हाथ से सामान बनाते थे। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है या कई व्यक्तियों का समूह जो है खिलौने बनाने का काम करता है। ठीक है, वहीं पे वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ कि भारत के लोग चीन से खिलौनों का आयात करने लगे। क्यों करने लगे? क्योंकि भारत के खिलौना व्यापारियों को पता लगता है कि चीन के जो उत्पाद हैं, चीन के जो खिलौने हैं वो सस्ते हैं, देखने में भी आकर्षक हैं और कम समय में भी बन जाते हैं, कम रेट में भी उपलब्ध है। तो वहां से हम यहाँ मंगाकर हम भी कम रेट पर बेच सकते हैं। जब एक आम आदमी को अगर कोई वस्तु कम दामों में उपलब्ध होती है, तो वो क्यों महंगे दामों में हाथ से बनी हुई चीज को खरीदेगा, भले ही वो कितनी ही आकर्षक क्यों ना हो। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप क्या हुआ कि जो मध्यम और छोटे उत्पादक हैं, उनको अपना व्यवसाय करने में, अपनी आजीविका चलाने में कठिनाई उत्पन्न हुई। आगे बढ़ते हैं। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र का संकट। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में संकट कैसे उत्पन्न हो रहा है? डे बाय डे जनसंख्या बढ़ रही है, दिन ब दिन नई कंपनीज आ रही हैं, नए उद्योग खुल रहे हैं। तो जो कृषि का क्षेत्र है, कृषि की जो जमीन है, अब वो कृषि के लिए नहीं रही है। अब वो उन उद्योगों को स्थापित करने में, जनसंख्या को रहने के लिए स्थान प्रोवाइड कराने में उपयोग हो रही है। तो कृषि पर सीधा आप संकट देख रहे हैं। कृषि पर प्रदूषण का भी प्रभाव पड़ रहा है। इन इंडस्ट्रीज की स्थापना के फलस्वरूप जो प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है, उस प्रदूषण का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? सीधा कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ रहा है। जबकि आप सभी जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र की कम ना बढ़ 75% जनसंख्या जो है कृषि पर निर्भर है। तो वैश्वीकरण के फलस्वरूप किस तरीके से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है, एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वो आप देख ही चुके होंगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और जो है आज का जो सेशन है, वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का
वो यहीं पे ख़त्म होता है। तो आज के इस सेशन के माध्यम से हमने वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक कंप्लीट रिवीजन किया। इस रिवीजन के माध्यम से आपको एक बार फिर से वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप आगे के जो सवाल हैं वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी क्वेश्चन आंसर अब आप सॉल्व करेंगे वो अब आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहने के लिए और मैग्नेट ब्रेन्स के आगे के सेशंस को एंजॉय करने के लिए, सारे कोर्सेज को देखने के लिए, पढ़ने के लिए आप जो है मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ये सारे कोर्सेज जो है एप्लीकेशन पर और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। साथ ही साथ हमारे ई बुक्स और ई नोट्स आप यहाँ पे दी गई डिस्क्रिप्शन लिंक से अवेल कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स ये सारे टॉप कोर्सेज भी प्रोवाइड कराता है। यूट्यूब के अलावा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जो है मैग्नेट ब्रेन्स उपलब्ध है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम। तो मैग्नेट ब्रेन से जुड़े रहने के लिए आज के सेशन को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही साथ आप मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।